बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि अरीज शाह ई बुक मतलब अरीज की ई बुक आज हमने स्टार्ट करनी है, यहाँ पे रीड करनी। तो ये जो अभी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिकॉज़ इट्स अरीज बर्थडे मंथ। तो इस मंथ में हम ज़्यादातर नावल्स अरीज के ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो रीच की ई बुक हमने आज स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें और अपना रिस्पांस दें जी। इसके ऊपर हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं कितने एपिसोड्स में जाती है, लेकिन होपफुली जल्दी एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आए, फरमाइशें भी पड़ी थी कि रीच के नावल्स रीड करें, रीच के नावल्स रीड करें। तो अभी रीच का बर्थडे मंथ है, तो रीच के बर्थडे मंथ में हम मोस्टली मंथ में नावल रीच के रीड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर नावल। एंड पे कमेंट सेशन रीड करेंगे। गांव में हर तरफ अजानों की आवाज़ गूंज रही थी। नमाज मगरिब की अदायगी के लिए लोग मसाजिद का रुख कर रहे थे। कच्चे पक्के रास्ते से गाड़ी तेज़ रफ्तार में हवेली के अंदर दाखिल हुई। गालिब काज़मी तेरी से गाड़ी से निकलते हुए हवेली के अंदर दाखिल होने लगे और इनके पीछे सरदार काज़मी हवेली के अंदर दाखिल हुए। गालिब साहब नमाज के लिए वज़ू करने लगे। सरदार साहब भी इनकी पैरवी करते नमाज की तैयारी में मगन हो गए। ये इन दोनों भाइयों की बचपन की आदत थी, वो हमेशा एक साथ नमाज़ पढ़ते थे, चाहे वो कितने मसरूफ़ क्यों ना, नमाज इकट्ठे अदा करते। ज़िंदगी में इतनी तलखियाँ जाने के बावजूद भी शायद यही एक वो चीज़ थी जिसने इन दोनों भाइयों को जोड़ रखा था। याकूब साहब को खबर मिल गई थी कि इनके दोनों बेटे घर आ चुके हैं। यकीनन वो दोनों नमाज अदा करने के बाद इनके कमरे में आ जाएंगे। इनका रोज़ का मामूल था। नमाज के बाद वो इन्हीं के कमरे में आते थे, इन्हें सारे दिन की सूरत हाल का बताते और फिर डिनर टेबल पर सिर्फ चंद अफराद डिनर करते। यह हवेली बेशक 2 एकड़ की ज़मीन पर फैली हुई थी, लेकिन इसमें बसने वाले लोग बहुत कम थे। याकूब साहब जद्दी पुश्ती रईस थे। इनकी शादी इनके वालिदैन ने अपनी मर्ज़ी से सकीना बेगम से करवाई, जो इनके मामूज़ात थी। सकीना एक बहुत वफादार और सलीका-शुआर खातून थी। इनकी तरबियत का ये असर था कि इनके दोनों बेटों ने इस बुढ़ापे में भी अपने बाप को तन्हा न छोड़ा था। वो दोनों जहाँ भी होते शाम तक वापस घर आ जाते, क्योंकि वो जानते थे कि इनका बाप इनका इंतज़ार कर रहा होगा। सकीना बेगम अपनी हयात पूरी करके अपने खाल के हकीकी से जा मिली तो बहुत तन्हा हो गए थे। ऐसे में इनके दोनों बेटे इनका सहारा बने। गालिब साहब की पहली शादी इनकी अपनी पसंद की थी। ज़ायमा बेगम सिर्फ इनकी शरीक हयात नहीं, मोहब्बत भी थी, लेकिन इनके साथ इनकी अज़वाजी ज़िंदगी का वक्त बहुत कम था। शादी के 6 साल बाद जब इन्हें कोई औलाद न हुई तो तरह तरह के इलाज करवाने लगी, जो इनकी सेहत के लिए बेहद ख़तरनाक थे। गालिब साहब ने ये सब करने से बहुत मना किया, लेकिन इन्होंने किसी की बात न मानी। जहाँ इन्हें औलाद की खुशखबरी मिली, वहीं इनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। डॉक्टर ने इन्हें जवाब दे दिया। डॉक्टर का कहना था कि अगर ये बच्चा चाहती हैं तो इनकी अपनी जान बचाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर के मशवरे इन्हें हरगिज़ मंजूर न थे। इन्होंने रो रो कर अपने लिए औलाद मांगी, तो भराई से मारने का सोच भी कैसे सकती थी। इन्हें हर हाल में ये बच्चा दुनिया में लाना था, चाहे इसके बाद इनकी अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। इनकी ज़िद का नतीजा ये निकला कि वो साहब औलाद तो हुई, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। कलब की पैदाइश के 1 घंटे बाद इनकी ज़िंदगी की डोर टूट गई। इसके बाद गालिब साहब से जैसे हर खुशी छीन गई। इनकी अवलीन चाहत इनसे दूर होगी। गालिब साहब ने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया। वो ज़ायमा को भुलाने के लिए ख़ुद को पूरी तरह से बिज़नेस में मगन करते चले गए। वो कलब से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन वो कलब को वक्त नहीं दे पाते थे। फिर अद्दो दी मोहब्बत दा चार पाना जो टाइम ही नहीं देना थे। ज़ायमा की यादों को खुद से दूर करने के लिए इन्होंने कलब को भी खुद से दूर कर दिया। कलब 8 साल का हो गया था, लेकिन बाप की लमत से अनजान ही रहा। शायद ही इन्होंने कभी इसे बाहों में लेकर महसूस किया था। दौर फिटे हाल मोहब्बत सी। याकूब साहब की तबीयत एक रोज़ काफ़ी ख़राब होगी। वजह टेंशन बताएगी और इनकी टेंशन की वजह थी गालिब साहब की ज़िंदगी से बेजारी। इनकी ज़िंदगी के सामने सर झुकाकर गालिब साहब ने दूसरी शादी के लिए मान के शादी सादगी से हुई। सादिया बहुत अच्छी पढ़ी लिखी औरत थी, लेकिन वो कलब की माँ न बन सकी। इन्होंने कलब के साथ कभी कोई रिश्ता न रखा, ना अच्छा ना बुरा। वो कलब के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखना ही नहीं चाहती थी, ना ही वो इसकी सौतेली माँ बनना चाहती थी। इन्हें मकाफ़ात अमल से खौफ आता था। वो कलब से दूर ही रहती। वो ना तो इसे मुखातिब करती और ना ही इसके पास जाती थी। कलब भी इनकी इस चीज़ को बहुत शिद्दत से नोट करता था। शुरू में जब इसे बताया गया कि वो इसकी माँ है, तो वो इनके पास भी आता था और इनसे बात भी करने की कोशिश करता, लेकिन सादिया बेगम का नॉर्मल अंदाज़ देखकर वो खुद ही इनसे दूर हो गया। वो 8 साल की उम्र में समझ चुका था कि सादिया इसकी माँ नहीं, बल्कि इसके साथ झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक वो जानता था, माँ तो बहुत प्यार करती है। अगर वो इसकी माँ होती तो वो भी इससे ज़रूर प्यार करती, लेकिन वो इसकी माँ नहीं थी। इसकी खामोश तबीयत और सबसे कट कर रहना याकूब साहब नोट कर चुके थे। इन्होंने 2-3 बार सादिया बेगम को बात समझाने की कोशिश की कि कलब को इनकी ज़रूरत है, लेकिन सादिया बेगम ने साफ जवाब दे दिया था।
इनका कहना था कि वो कल्ब के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, वो किसी की सौतेली माँ नहीं बनना चाहती और ना ही किसी के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती करना चाहती है। तो चंगी औरत बान जलान दी है। इन्हें तो लग रहा था कि वो कल्ब के साथ कोई ज़्यादती नहीं करी, लेकिन वो इस छोटे से बच्चे की सारी उम्मीदें तोड़ चुकी थी। कल्ब का सबसे खींचा खींचा रहना याकूब साहब को कल्ब को हॉस्टल भेजने पर मजबूर कर गया। वो इससे बहुत छोटी उम्र में हॉस्टल रवाना कर चुके थे। कल्ब 10 साल का था जब सबसे दूसरे शहर हॉस्टल में आ गया। इसे यहाँ वे 2 माह हुए थे जब इसे पता चला कि इसका बाप एक बार फिर से बाप बन गया। इसे इनसे कोई शिकायत ना थी, वो अपने पापा से बेहद मोहब्बत करता था। बस दुआ करता था कि इसकी छोटी बहन जिसके साथ शायद इसका कोई रिश्ता नहीं था, कोई उसके बाप का प्यार मिले जो इसे नहीं मिल पाया। गालिब शाह के छोटे भाई सरदार शाह की शादी इनके ख़ानदान में कनीज़ बेगम से हुई। शादी के 1.5 साल बाद इनके यहाँ चांद सी बेटी किरण पैदा हुई, जिसका इस ख़ानदान से अब कोई वास्ता नहीं था और ना ही ये ख़ानदान इससे किसी तरह का कोई ताल्लुक़ रखना चाहता था। कोई कितना होएगा, कोई चवल मारी होनी है। कादिर साहब ने अपने ख़ानदान से लड़ झगड़ कर रक्षंदा से शादी तो करी, लेकिन इनकी शादी के बाद इनके ख़ानदान वालों ने इनसे सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए। वो अपनी बेगम के साथ कराची से कश्मीर आवा से और यही रहकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। बहुत जल्द इनका छोटा सा कारोबार तरक्की के मराहल तय करने लगा। इनका बेटा शहरियार जैसे मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। इसकी पैदाइश के बाद इनके बिजनेस को 4 चांद लग गए। इन्होंने शहरियार को बेहद मोहब्बत और भरपूर तवज्जो दी, जैसे इनके लिए एक ही औलाद काफ़ी थी। इन्हें अपनी सारी मोहब्बतें चाहते अपने बेटे को देनी थी। जैसे जैसे शहरियार बड़ा होता गया इसे हर तरह की आज़ादी मिलती गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हरगिज़ नहीं था। ना तो ज़िद्दी था और ना ही बेतुकी चीज़ों की फरमाइशें करता था। किसी चीज़ की ज़िद नहीं करता तो अपने वालिदैन की हर बात खामोशी से मान लेता था। वो बेहद फर्माबरदार बच्चा था। शायद ये भी वजह थी कि इसके लाड भी वो दोनों शौक़ से उठाते थे। वो दोनों स्कूल जाने लगा तो अक्सर अपने दोस्तों के छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखते देखता। एक दिन घर आकर इसने अपने माँ बाप से फरमाइश कर डाली कि इसे छोटा भाई या बहन चाहिए, जिसका बहुत ख्याल रखे इसके वालिदैन ने इसकी इस फरमाइश को भी पूरा कर दिया। शेजरा इससे 8 साल छोटी थी, जो कादिर और रक्षंदा की कम इसकी बेटी ज़्यादा थी। इसके लाड उठाना, इससे प्यार करना, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना जैसे शहरियार ने खुद पर फ़र्ज़ कर लिया था। इसकी छोटी से छोटी बात को पत्थर पर लिखी हुई लकीर मानता था, जैसे अब इससे दूसरा कोई अहम काम ही नहीं है। इसके एग्ज़ाम्स के दौरान वो सारी सारी रात जागता रहता। कभी कभार तो इसके होमवर्क भी वो खुद ही कर दिया करता था। इसकी कोई भी ज़िद वो इग्नोर नहीं कर सकता था। बस इन्हें बेड़ियाँ जो वट्टे पाने पहन दी। इसकी ज़िंदगी में शेजरा से हम कुछ भी ना था। खासकर बाबा के जाने के बाद तो इसके लिए और भी ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। वो 21 बरस का था जब अचानक बाबा को हार्ट अटैक हुआ और वो रात की इनकी ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई। वो छोटा ना समझ बच्चा हरगिज़ नहीं था। वो समझ गया कि इसकी माँ और बहन को इसकी ज़रूरत है। वक्त रहते शहरियार ने अपने बाबा का सारा बिजनेस संभाल लिया। बाबा के जाने के बाद बहुत लोगों ने इनके बिज़नेस को हथियाने की कोशिश की। इसके सामने तरह तरह के दलाइल पेश किए कि इनके कितने हमदर्द हैं, कि लेकिन शहरियार ने किसी की कोई बात ना सुनी, बल्कि दिमाग से काम लेते हुए बाबा की सारी जायदाद अपने नाम करवा दी। चंगा से अक्ल इस्तेमाल कर ली, नहीं तो पैसे पैसे हंसते भी इन्हों तरसना पड़ना सी। फिर इन्हें किदा करना सी अपने माँ बाप का, अपनी माँ का और बहन का, और ख़ुद ही सारे निज़ाम संभालने लगा। ये सब इसके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी माँ और बहन का सहारा बनना था और वो बना भी। आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। कादिर साहब ने जिस बिज़नेस को 21 साल में खड़ा किया था, शहरियार ने महज 5 वर्ष में इसे डबल करके दिखाया। वो बहुत मेहनती था और इसका बिज़नेस इसकी मेहनत का मुँह बोलता सबूत था। वो एक बहुत ईमानदार किस्म का बंदा था। अपने काम में किसी तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं करता था। वो अपने बिज़नेस की दुनिया में बेहद बिजी होने के बावजूद भी अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल लेता था। यही वजह थी कि आजकल रक्षंदा बेगम इसके लिए अच्छे रिश्ते देख रही थी। अच्छा जी। जब रक्षंदा बेगम को इसकी शादी की फ़िक्र लाक हुई तो इसने 2 साल का वक्त लिया था, जो कि अब मुकम्मल हो चुका था। चल भाई फिर हुन तेरी आज़ादी रे दिन ख़त्म। इसलिए अब रक्षंदा बेगम का सारा ध्यान इसकी शादी की जानिब था, और वो ये बात इसके कान से भी निकाल चुकी थी कि जल्दी से दुल्हा बनाने वाली है। पहले जिसने बहुत कोशिश की टाल मटोल करने की, लेकिन बाद में कह दे कि लड़की इसकी लाडली को पसंद आएगी, वही इसकी पसंद होगी। अच्छा जी, एड्डी लाडली। जिसके बाद शेजरा भी इस काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। वो भी माँ के साथ साथ हर जगह जाती जहाँ से रिश्ते की उम्मीद होती। अब तो इसे अपने भाई के म्यार के मुताबिक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। बस उन्हें सही बंदा चुनिया पे कि जो उन्हें म्यार भी देख रही। रक्षंदा बेगम ने तंग आकर कह दी कि अब तुम अपने भाई की पसंद की लड़की ऑर्डर पर तैयार करवाना। जैसी लड़की तुम ढूंढ रहे हो वैसी इस दुनिया में नहीं पाई जाती। और इन दोनों की रोज़ रोज़ की बहस को शहरियार बहुत इंजॉय करता और काफ़ी रिलैक्स भी था। आहो पता तो सी, क्योंकि वो जानता था कि शिजरा को कोई भी आसानी से पसंद नहीं आता और शिजरा की पसंद के हिसाब से इसकी शादी जल्दी होने के कोई चांसेस नहीं थे। वाह, वैसे बड़ा माइंड गेम खेली मुंडे ने। तुम समझ नहीं रही हो, मेरे घर वाले मुझे कभी भी किसी भी ट्रिप पर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए ट्रिप के लिए इजाज़त नहीं मिलेगी, तो क्या ज़रूरत है मामा से डांट खाने की। इसलिए मैं नहीं पूछ रही किसी से भी इस बारे में। वो इनकार करते बोली तो शिजरा का मुँह बन गया। अरे यार, एक बार पूछने में क्या हर्ज है यार, दोनों चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। शिजरा मिन्नतें करने लगी।
पहले तुम अपनी फैमिली से तो पूछ लो, अपने भाई और मामा से इजाज़त ले लो, फिर मेरे बारे में बात करना। और वैसे भी मुझे पता है कि मुझे इजाज़त नहीं मिलने वाली, तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगी। तुम्हें नहीं पता, मामा बहुत डांटेंगी मुझे, अस्मारा ने साफ इनकार करते हुए कहा। यार कैसी दोस्त हो तुम, मेरे लिए एक बार अपनी मामा से इजाज़त नहीं मांग सकती? क्या जाएगा यार, सिर्फ और सिर्फ एक बार पूछ लो, और अगर मामा डांटेंगी तो बाबा से पूछ लो। यार बाबा तो बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बाबा इजाज़त दे देंगे, मैं दावे से कह सकती हूँ। तुम एक बार पूछो तो सही, तुम कभी कहीं ट्रिप पर नहीं गई हो और कभी अपने वालिदैन से इजाज़त भी नहीं मांगी। एक बार कोशिश तो करो यार, हो सकता है वो लोग तुम्हें इजाज़त दे दे। बस यार हम दोनों चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं वहाँ अकेले जाकर क्या करूँगी, शिजरा इसकी मिन्नतें करते हुए कह रही थी, जबकि अस्मारा इसके यकीन पर हैरान थी। अभी पिछले साल की तो बात थी जब इसे ट्रिप पर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। इसे बुखार होने की वजह से इसके भाई ने दी हुई इजाज़त भी वापस ले ली थी, और अब इसे यकीन था कि इस बार इसे ट्रिप पर जाने से कोई मना नहीं करेगा, और अब वो इसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। शिजरा के घर का माहौल बहुत ही अलग था। इसका भाई इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन अस्मारा के घर ऐसा हरगिज़ नहीं था। किरण आपी की वजह से हुई बेतबारी आज भी कायम थी। अस्मारा पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी, वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन किरण की वजह से घर का माहौल आज भी ख़राब था। 4 साल पहले इसे इन सब बातों की इतनी समझ नहीं थी। घर में हंगामा हुआ था, किरण हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई, और चाचू ने इसकी वजह हमेशा अपनी तरबियत और दी हुई आज़ादी बताई। वही आज़ादी वो लोग कभी भी अस्मारा को नहीं देना चाहते थे। कहने को अस्मारा का ताल्लुक एक अमीर ख़ानदान से था, हर चीज़ इसके कदमों में थी, और वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करती इसे मिलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के दिल में ये भी था कि कहीं किरण की तरह अस्मारा भी कोई ऐसा कदम ना उठा दे जिसके बाद वो सर उठाने के काबिल न रहे। सरदार शाह आज भी कल्ब से निगाहें मिलाकर बात नहीं करते थे, और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ इनकी बेटी किरण थी। काला बनाल क्यों जी? किरण को दी गई छूट और आज़ादी की बदौलत वो इन सबसे बगावत पर उतर आई, फिर अपना फैसला इन सबको सुनाकर हमेशा के लिए अमेरिका रवाना होगी। वो वहाँ क्या करती थी क्या नहीं, इन लोगों को कोई मतलब ना था, क्योंकि वो लोग इससे हर तरह का ताल्लुक तोड़ चुके थे। किरण तो जैसे इनकी बेटी नहीं थी। अब तो हवेली में किरण का नाम तक लेना गुनाह था। इसके बार बार सवाल करने पर इसे बस इतना ही बताया गया कि जो गलती किरण ने की वो तुम कभी मत करना। किरण को आज़ादी चाहिए थी, माँ की पाबंदियाँ, बाप का डर, ख़ानदान का रौब, वो इस सब चीज़ों से आज़ादी चाहती थी, और इसे आज़ादी दे दी गई थी। इसकी माँ बस यही कहती थी कि तुम नाजायज़ फरमाइश मत करना, आज़ादी का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। ये मर्द का माशरा, यहाँ एक औरत को सर उठाकर चलने के लिए भी एक मर्द की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि दूसरे मर्दों की गलीज़ नज़रों से बचने के लिए भी एक मर्द की ज़रूरत होती है, चाहे वो मर्द किसी भी रूप में क्यों ना, बाप, भाई, शौहर औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। किरण को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए था। वो एक्टिंग करना चाहती थी, मॉडल बनना चाहती थी। इन सब लोगों ने इसे बहुत समझाया कि ये दुनिया जितनी रंगीन अंदर से इतनी स्याह, लेकिन अंदर से इतनी सी है, लेकिन इसने किसी की कोई बात नहीं मानी। वो लोगों से हर तरह का ताल्लुक ख़त्म करके हमेशा के लिए अमेरिका चली गई। बस फिर जलालत है तो मुकद्दर लिखा जाना सी, तो फिर जलील होएगी वो। वहाँ जाने के बाद इसकी ज़िंदगी क्या थी कोई नहीं जानता था, क्योंकि इसके बारे में बात करना इस घर में किसी को पसंद नहीं था। इसका जिक्र कल्ब को तकलीफ़ देता था। इस ख़ानदान का कोई भी शख्स कल्ब को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। यो कलब ना की ताल्लुक आयदा बीबी दा अस्मारा अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजारी थी। वो अपने माँ बाप को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। नाजायज़ फरमाइश तो हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी बाबर चाचा की मर्ज़ी के खिलाफ था। वो तो कल्ब ने कह दी कि 4 जमातें पढ़ लेगी तभी तो सर उठाकर जीने के काबिल बनेगी। आपने तो इस पर ज़िंदगी तंग कर दी है। कल्ब की सिफारिश पर इसे यूनिवर्सिटी आने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन यूनिवर्सिटी का आज़ाद माहौल इसकी माँ को बहुत ज़्यादा परेशान रखता था। इसने यूनिवर्सिटी में होने वाले एक फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए माँ से बात की तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनका कहना था कि किरण की फरमाइश भी ऐसी छोटी छोटी बातों पर शुरू हुई थी। चलो एक चवल मार के चला गया बंदा, उन्होंने पिछे पूरा खानदान दी जड़ियाँ है ना, पिछलियाँ जड़ियाँ रह गई बेचारियाँ, उन्होंने दा जिंदगी हराम हो गई। होता है ऐसा, इधर सोसाइटी में होता है, अपनी यही होता है। और आज वो पूरे ख़ानदान से बगावत करके सबसे दूर अलग होकर बैठ गई। खुदा के लिए अपने दिमाग से सारी बातें निकाल, तुम्हें यहाँ से हर चीज़ तो मैसर है, माँ बाप तुम्हारी किस चीज़ में कोई कमी नहीं होने देते, तो इनका दिल दुखाने के लिए ऐसे रास्ते क्यों इख्तियार करी हो। ड्रामे में परफॉर्म करने इसका ख्वाब ज़रूर था, लेकिन इसकी माँ के अल्फाज ने इसके ख्वाब को तोड़ दिया। इसके बाद इसने कभी इनके सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। शिजरा को लगता था कि इसने अपने घर में ट्रिप के बारे में बात ही नहीं की, लेकिन बातों बातों में अपनी माँ से ट्रिप की इजाज़त मांग चुकी थी। लेकिन इसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया था। इनका कहना था, खबरदार तुमने अपने बाप दादा के सामने बात की, वरना सवाल वो मेरी तरबियत पर उठाएंगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती जो कनीज़ बेगम ने किया। जो इनकी जवान लड़की की ज़ात पर जब सवाल होते हैं तो सबसे पहले माँ का सर झुकता है। वो तो कई दफ़ा इसके सामने हाथ जोड़ चुकी थी कि अस्मारा मेरा सर झुकने मत देना। वो शिजरा को इतनी कह सकती थी कि इसकी माँ ने इसे साफ इनकार कर दिया। ऐसे अल्फाज के इसीलिए इसने शिजरा से कहा था कि इसने घर में बात ही नहीं की, जिसके बाद वो इसकी मिन्नतें करने लगी थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी उसे समझा नहीं पा रही थी कि सब कुछ इसके लिए बेहद मुश्किल है। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हारी अम्मी से इजाज़त मांगूंगी। हो सकता है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें मेरे साथ चलने की इजाज़त दे दे। वो हर हाल में इसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश में थी। अस्मारा ने फ़ौरन नाम है सर लाया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। खबरदार जो तुमने मेरे घर में इस मकसद से फ़ोन किया। मैं बता तो रही हूँ कि इजाज़त नहीं मिलेगी तो मतलब नहीं मिलेगी। अब इन सब बातों को छोड़ो, क्लास लेने चलो। अगर बात एक दिन की होती तो मैं कुछ ना कुछ कर लेती, लेकिन वो 3 दिन की ट्रिप लेकर जा रहे हैं। 3 दिन की इजाज़त हरगिज़ नहीं मिलने वाली। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती, और ना ही मामा मुझे घर से बाहर निकलने देती हैं। मैं इन 3 दिनों में अपने तुम्हारे नोट्स तैयार कर दूंगी, तुम खूब इंजॉय करना। वो अच्छी दोस्त का फ़र्ज़ निभाते हुए बोली। वो अब इसे बहलाने की कोशिश करती, क्योंकि शिजरा का मूड बेहद ख़राब हो चुका था।
चलो जी, हम सहेली ने मनाओ बह के। शिजरा यार बात तो करो, क्या हो गया? इतनी सी बात पर मुझसे नाराज़ हो गई हो? वो इसे देखते हुए बोली तो शिजरा मुंह फैलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। यार ऐसे तो नहीं करो, क्या हो गया? अब इतनी सी बात पर मुझसे नाराज़ होकर बैठ जाओगी? वो इसे मनाने की कोशिश करने लगी। नहीं मोहतरमा, आपको मुझे मनाने की ज़रूरत नहीं है। कैसी दोस्त हो तुम? मेरे लिए अपने वालिदैन से इजाज़त नहीं ले सकती? वहाँ इन फैशन मॉडल के साथ जाकर क्या करूँगी? इन लोगों को तो अपनी सेल्फी से फुर्सत नहीं होगी। मेरे साथ कौन रहेगा? मेरे साथ कौन वक्त गुजारेगा? खाक इंजॉय करूँगी मैं वहाँ तुम्हारे बगैर। उदासी से बोल रही थी। असमारा को इसकी हालत पर तरस तो आ रहा था, लेकिन इस बार वो अपनी इस प्यारी सी दोस्त के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। सच तो यही था कि इसके दिल में भी ट्रिप पर जाने की ख्वाहिश तो थी। वो भी चाहती थी कि नारायण कागान के खूबसूरत इलाके, अभी तक तो वो ज़िंदगी में वो भी देखना चाहती थी नारायण कागान के खूबसूरत इलाके। अभी तक तो वो ज़िंदगी में इस तरफ कभी गई भी नहीं थी। जबकि शिजरा 3 दफ़ा अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा चुकी थी। उसे बहुत सारी तस्वीरें दिखाती, वहाँ के खूबसूरत इलाकों के बारे में बताती रही थी। मैं भी नहीं वैसे हाल तक गई होते। इसके दिल में भी वहाँ जाने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो इस ख्वाहिश का इजहार अपने घर वालों के सामने नहीं कर सकती थी। 4 साल पहले इसको हर जगह जाने की इजाज़त थी। वो जिस जगह का नाम लेती वहाँ पर जाती, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारी थी। 4 साल पहले तो वो भी कितनी ट्रिप पर गई थी। स्कूल के सारे ट्रिप इसने कभी कोई ट्रिप मिस नहीं किया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब ज़िंदगी तंग हो चुकी थी। हर चीज़ मैसर होने के बावजूद भी अपनी मर्जी से खुलकर सांस नहीं ले सकती थी। इसे अकेले शॉपिंग पर जाने की इजाज़त नहीं थी। ड्राइवर पर भी भरोसा नहीं किया जाता। इसे सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बाबा आते थे, वापसी पर कभी चाचू, कभी बाबा, तो कभी कभी ड्राइवर के साथ मामा आती थी। हर रोज़ यूनिवर्सिटी जाने से पहले मामा इसे हदायत करना नहीं भूलती कि किसी लड़के से बात मत करना। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो घर पे आकर बताना। इसके पास अपना मोबाइल फ़ोन तक नहीं था। इसकी क्लास की लड़की तो कई बार इसका मजाक भी उड़ा चुकी थी कि तुम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन तक नहीं है। इसके मुकाबले में शिजरा हर न्यू मॉडल का फ़ोन लेती तो इसकी भी बेशुमार तस्वीरें बनाती। ऐसा लगता है कि इसकी फैमिली को इस पर एतबार नहीं है। 2-3 बार तंग आकर इसने अपनी माँ से पूछा तो वजह किरण निकली। ये बंदा किरण कुत्ते आगे पा दे, आप तो चलेगी अपनी ख्वाहिशां पूरियां करन ते पिछे समारा दी ज़िंदगी अजाब बना गई। किरण सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा चुकी थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी मुश्किल बना गई थी। वो अपने बाबा को खुलकर नहीं देख नहीं पाती थी। इसे लगता था कि इसके बाबा को इस पर भरोसा नहीं है। देखे जी मैं गल कही वही होया। इसे लगता था वो इस पर यकीन नहीं करते। उसे किरण की तरह समझते। इसे कभी कभी किरण पर तरस भी आता। कितनी खूबसूरत थी इसकी ज़िंदगी। यहाँ पर इतने मोहब्बत करने वाले रिश्ते, हर कोई इसे अहमियत देता था। लेकिन वो इन सब चीज़ों को छोड़कर चली गई क्योंकि इसे लगता था घर की चार दीवारी के अंदर इसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी, वो एक्टिंग करना चाहती थी, वही सब कुछ इसकी दुनिया थी। सारा दिन रात मॉडलिंग के मैगजीन देखना, इसे ज़िंदगी की ख्वाहिशें तो अपने दिल में पालना। लोग कहते हैं शोबिस में अपना नाम बनाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। किरण ने भी बहुत कुछ कुर्बान किया था, अपना खानदान, अपना घर बार और अपनी मोहब्बत भी। इस सब के लिए इसने अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया था। एक वक्त था जब वो किरण को भाभी कहा करती थी। किरण कैसे शर्मा जाया करती थी कल्प के नाम पर। अच्छा, ओ चक्करा। बचपन का निकाह कितना खूबसूरत रिश्ता था। कल्प के तमाम जज्बात सिर्फ इसी के लिए थे, और वो भी तो इसे बेपनाह चाहती थी। लेकिन ख्वाहिशों की डोर ने मोहब्बत को दिए को इस तरह बुझाया कि वो इसे वापस चलाने की उम्मीद भी ना बाकी रही। अच्छा अच्छा अच्छा, बचपन बीवी सी कलब दी। देखो तो सही, इज्जत नहीं बची उन्हें। इसके घर में किरण का नाम नफरत से लिया जाता था। वो किरण की जैसा कोई भी कदम उठाकर अपने घर वालों की नफरत की वजह नहीं बनना चाहती थी। इसे अपने रिश्ते बेहद अजीज थे। वो अपने रिश्तों को खोना नहीं चाहती थी। किरण में बहुत हिम्मत थी। हर चीज़ से लड़ झगड़ कर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अकेली पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन असमारा नहीं गुजार सकती थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो किरण की तरह नहीं थी। इसने शिजरा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार न थी। आखिरकार ड्राइवर आया तो इससे नाराज़ी अपने घर चली गई। इसे अपनी ये दोस्त बेहद अजीज़ थी। वो इसे ज़्यादा देर उठा हुआ नहीं रख सकती थी। कल सब लोग ट्रिप पर जा रहे थे, जो लोग ट्रिप पर नहीं जा रहे थे। इन्हें 3 दिन की छुट्टियाँ थी। मतलब इसकी ये नाराज़गी 3 दिन तक चलने वाली थी। ना और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और असमारा इसकी इतनी लंबी और नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन अब इसके बस में भी कुछ नहीं था। इसके जाने के थोड़ी देर बाद बाबा इसे लेने आ गए। वो खामोशी से इनके पास गाड़ी में बैठ गई तो इसका चेहरा देखकर परेशान हुए। क्या हो गया था बेटा जी, आप परेशान क्यों? कोई मसला तो नहीं है? हमने सुना कि आपके कॉलेज में कल ट्रिप जा रहा है, तो आप घर पर ही रहेंगी। उसे देखते हुए सवाल करने लगे तो इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे फजूल ट्रिप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, ऐसे फजूल कामों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। इंशाल्लाह आप टॉप करेंगे। आपके टीचर आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है आप पढ़ाई को इतना सीरियस ले रही हैं। आगे भी ऐसे मेहनत करें, हमें फ़ख्र है आप पर। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा तो इसके चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। कितने प्यारे थे बाबा के अल्फाज। इसके बाप को फ़ख्र था इस पर। इनकी नज़रों में भी ये ट्रिप और ये सब चीज़ें फजूल थी। इसने सोचा था कि आज घर चाहते हो बाबा से एक बार बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाबा के अल्फाज ने इसे कुछ बोलने ही ना दिया। रास्ता खामोशी से कट गया था। इसे अब किसी से कोई बात नहीं करनी थी। बाबा की नज़रों में ये सब कुछ फजूल था। शायद फजूल ही था, लेकिन पढ़ाई की इतनी सारी टेंशन में अगर इम्तिहान से पहले वो भी अपनी दोस्तों के साथ थोड़ा सा इंजॉय कर लेती तो इसमें कुछ गलत तो नहीं था। कॉल तो सही है। लेकिन ये सारी बातें वो सिर्फ खुद से कह सकती थी। बाबा के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत तो इसमें कभी आई नहीं थी। मामा इसे कुछ भी कहने से पहले मना कर देती थी। और कल्ब से तो हफ्ता हफ्ता बात ही नहीं होती थी। अगर बात होती भी तो सिर्फ सलाम दुआ तक। वो घर आता, अगर वो बाहर होती तो इसे पानी दे देती, जिसे लेकर वो शुक्रिया अदा करता।
और भाई के इन चंद अल्फाज पर भी खुश हो जाती। शिजरा इसे अपने भाई के बारे में बताती रहती थी, जो इसे बेपनाह प्यार करता था, हमेशा इसका ख्याल रखता था, हर रोज़ इसे आइसक्रीम पार्लर लेकर जाता, इसे अपने साथ रखता, बेहद मसरूफ़ होने के बावजूद भी इसके लिए टाइम निकालता। शिजरा कहती थी कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा भाई है। काश वो भी अल्फाज कह पाती, लेकिन वो कभी भी नहीं कह पाई, क्योंकि इसके भाई और शिजरा के भाई में फ़र्क था। इसका भाई सुतेला था और सगे और सुतेले में क्या फ़र्क होता है ये वो तो नहीं जानती थी, लेकिन इसकी माँ कहती थी कि कल तुम्हारा सुतेला भाई है, सगा नहीं। वो खामोश हो जाती। माँ ने आप तो सारी ज़िंदगी सगे सुतेले तो जो निकल के गुजारी ना, तो हम औलाद में वही पट्टियाँ पढ़ाती हैं। वो जब से घर आई थी इसका मूड बना हुआ था। आती इसने बेवजह सब मुलाजमों को डांटा और फिर बिना लंच के अपने कमरे में बंद हो गई। मामा को तो समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ कि ऐसे आज किस बात पर इनके बेटे की लाडली का मूड ऑफ है। एक तो इस लड़की की समझ नहीं आती, ना जाने आज किस लिए मुंह बनाकर बैठ गई। मुलाजमा 2 बार इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर इसे खाने के लिए बुला चुकी थी, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वापस लौट आती। वो दोपहर से लेकर रात अंधेरा ढलने तक अपने कमरे में बंद थी। अब इन्हें परेशानी होने लगी, कल वो ट्रिप पर जाने वाली थी। आज सुबह कॉलेज आते हुए कह कर गई थी वापस आऊँगी तो आपको मेरे साथ शॉपिंग पर चलना होगा, मुझे ट्रिप पर जाने से पहले अच्छी खासी शॉपिंग करनी है। मामा सुबह तो मान भी नहीं रही थी, लेकिन फिर इसकी बार बार जिद पर इन्होंने हामी भर ली। वो तो तैयार बैठी थी कि जब वो आए तो इसके साथ शॉपिंग पर जाएं, लेकिन घर में आते इसने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। इन्होंने सोचा कि शहरियार को फ़ोन करके बताया इस सब के बारे में, लेकिन फिर ये सोचकर फ़ोन नहीं किया कि शहरियार इस वक्त मीटिंग में मसरूफ़ होगा। जिस मीटिंग के बारे में आज वो दोपहर में फ़ोन पर इन्हें बता रहा था कि कोई बहुत अहम मीटिंग है, क्लाइंट बाहर से आए, अपनी लाडली का मूड ऑफ सुनकर वो शायद मीटिंग कैंसिल करके घर आ जाएगा। मौसद के जरिए अड्डे प्यार मोहब्बत, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। इन्हें यकीन था कि कोई छोटी मोटी बात ही होगी, क्योंकि वो ऐसी थी, छोटी से छोटी बात को दिल पर ले लेती और फिर जब तक वो सब कुछ ठीक ना हो जाए इसका मूड भी ठीक नहीं होता था। वो खुद इसके कमरे में न जाने कितने चक्कर लगा चुकी थी, फिर एहसास हुआ कि शायद गुस्सा कंट्रोल करते करते सो गई है, इसलिए खामोशी से अपने कमरे में वापस आकर शहरयार का इंतज़ार करने लगी। आज अगर शिजरा इतनी बिगड़ी हुई थी तो इसमें कहीं ना कहीं शहरयार का हाथ था, जो ना तो इसको किसी को इस पर गुस्सा करने देता था और ना ही खुद इसकी कोई भी बात टालता था। शहरयार की दीवी छूट गई, ये सोचा कि वह सवाई शहरयार को किसी की कोई बात भी नहीं मानती थी। इसे सिर्फ और सिर्फ शहरयार ही समझा सकता था, और किसी को तो इतनी अहमियत ही नहीं देती थी कि कोई इसे किसी बात से मना कर सके। मामा ने तब इसकी बेफजूल की जिद और बचपने पर कुछ कहना ही छोड़ दिया था, क्योंकि शहरयार का कहना था मामा बेफिक्र हो जाए, मैं संभाल लूँगा। हर माँ की तरह इन्हें भी यही परेशानी थी कि इनकी बिगड़ी हुई बेटी को कौन अपने घर की बहू बनाएगा, कौन करेगा इससे शादी, जो 19 साल की उम्र में बिल्कुल नन्ही बच्चे की तरह अपने भाई से लाड उठवाती थी। लेकिन शहरयार का कहना था कि मेरी भाई के लिए दुल्हा शायद ऑर्डर पर तैयार करवाना होगा, जो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि मेरी भी हर बात माने। माँ सदके चली जाए। और मुझे मेरी बहन के लिए बिल्कुल शहजादी जैसा इंसान चाहिए, जो मुझसे पढ़कर मेरी बहन का ना सिर्फ ख्याल रखे बल्कि इसे पलकों पर बिठा कर रखे। इसकी इन्हीं सब बातों पर शिजरा बेहद खुश हो जाया करती थी, मगर जबकि मामा सर पकड़ कर बैठ जाती, इन दोनों बहन भाइयों को समझाना इसके बस में हरगिज़ ना था। शाजी मेरी गुड़िया क्या हुआ मेरी जान, मुझे तो बताओ, अपने भाई से मत छुपाओ। शाबाश इधर आओ मेरे पास। वो घर आया तो माँ ने से बताया कि शिजरा सुबह से अपने कमरे में बंद है, ना तो कुछ खा रही है और ना ही किसी से बात कर रही है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया मामा? शिजरा की तबीयत तो ठीक ख़राब नहीं है, ना जाने किस हाल में होगी मेरी गुड़िया। वो तेरी से सीनियर चढ़ता फिक्रमंदाना अंदाज में बोला था। कुछ नहीं हुआ, बस मूड ऑफ है किसी बात पर। मैं तुम्हें फ़ोन करना चाहती थी, फिर सोचा कि तुम्हारी यहाँ मीटिंग थी आज, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। तुम्हारी लाडली का तो आए दिन मूड ऑफ ही रहता है। जब से इसका एडमिशन तुमने यूनिवर्सिटी में करवाया, इसकी शिकायतों का रोला ख़त्म ही नहीं होता। कभी किसी क्लास फेलो की शिकायत है तो कभी किसी टीचर की शिकायत है। आज पता नहीं किसका मसला उठा लाई होगी। मामा ने इसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बड़बड़ाई। ओहो मामा, कब और किससे लगाती है शिकायत? सारी बातें मुझे ही तो बताती है, पता नहीं क्या बात हुई होगी। वो दरवाज़ा खटखटाता शिजरा को आवाज़ें देने लगा। अपने भाई की आवाज़ सुनते जैसे इसे हर मसले का हल मिल गया, वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलते हुए शहरयार के सीने से आ लगी। क्या हुआ मेरा बच्चा, मेरी जान इतनी उदास क्यों है? मेरी गुड़िया। वो इसे अपने सीने से लगाता अपने कमरे के अंदर ले आया। मेरी दोस्त मेरे साथ ट्रिप पर नहीं जा रही भाई, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? मैंने इसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात नहीं मानती। इसने अपने घर में बात ही नहीं की, ट्रिप पर जाने की इजाज़त ही नहीं मांगी। मैं इससे नाराज़ होकर आ गई। वो कम से कम एक बार अपनी फैमिली से परमिशन तो मांगती। इसके घर वाले से बहुत प्यार करते, वो यकीनन इसे इजाज़त दे रहे थे, लेकिन इसने कुछ पूछा ही नहीं। मेरे बार बार कहने के बावजूद भी इसने इजाज़त नहीं मांगी, और आज आकर इसने मुझे बताया कि इसके जाने के कोई चांस नहीं, और अब मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को। मैं इस मारा के बगैर कहीं नहीं जाना चाहती, प्लीज़ आप कुछ करें ना। वो इसे देखते हुए कहने लगी तो मम्मा इसे घूर कर रहेगी। शिजरा क्या बचपन है बेटा, वो किसी और की बेटी है, किसी और घर में रहती है, भला हम वहाँ इसके घर में क्या कर सकते हैं? इसकी मर्ज़ी है, अगर वो नहीं जाना चाहती तो इसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। हो सकता है वो जानती उसके वालिदैन से वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देगी, इसलिए इसने इजाज़त नहीं मांगी होगी और तुमसे माजरत कर ली होगी। इसमें नाराज़ होने वाली है, फिर यूँ बनाकर खामोशी से कमरे में बैठ जाने का क्या मतलब है? तुमने सुबह से मुझे परेशान कर रखा है। मैं ये सोच रही थी कि न जाने क्या बात होगी जिसे लेकर तुम इतनी ज़्यादा टेंस हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम छोटी छोटी बातों को इस हद तक सर पर सवार कर लेती हो। शहर ये तुम्हारी छूट देने का नतीजा देख लो। अब समझाओ अपनी लाडली को। मैं तुम दोनों का खाना ऊपर भेजती हूँ। इसकी बेजा की ज़िद पर इसे अच्छा खासा डांटती। वो कमरे से निकल के यकीनन यही समझ रही होगी कि कोई बहुत बड़ी वजह हुई है, जिसकी वजह से शिजरा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी छोटी सी बात को सर पर सवार कर लेगी। उन्हें तो कह रही थी कि छोटियाँ छोटियाँ गल्ला भी सिर पर सवार कर लेती, उन्हें कि नहीं मुझे अंदाज़ा नहीं है।
देखो शाजी मेरी जान, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सहेली तुम्हारे लिए बहुत अहम है, इसके बगैर ये कहना तुम्हें वहाँ अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन हो सकता है कि इसकी कोई मजबूरी हो, वो नहीं जा पा रही हो, या इसके वालिदैन इसे बात की परमिशन नहीं दे रहे हो। तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। तुम जाओ ट्रिप पर इंजॉय करो और वहाँ बहुत सारी तस्वीरें बनाकर अपनी सहेली को बताओ कि इसने ना जाकर सच में बहुत कुछ मिस कर दिया। वैसे बेहद प्यार से समझा रहा था। नहीं ना शरीफ भाई, इसने अपनी फैमिली से इजाज़त ही नहीं मांगी। इसने किसी से पूछा ही नहीं कि अब ट्रिप पर जा सकती है या नहीं। अगर सिर्फ एक बार पूछ लेती और उसके वालिदैन इनकार कर देते तो मैं कभी भी इसको नहीं कहती। लेकिन इसने ये बात अभी फैमिली में किसी को बताई नहीं। बस ये कह दे कि इसके कॉलेज में ट्रिप जा रहा है, वो 3 दिन की छुट्टी पर है। ज़रा सोचे भाई कितना मज़ा आता ना, हम दोनों वहाँ जाती, वहाँ इंजॉय करती। लेकिन इसने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी। वो ज़िद्दी लहजे में कहती, बिल्कुल मासूम बच्ची लग रही थी। तो तुम्हें इस बात से मसला कि इसने अपनी फैमिली से इस चीज़ की परमिशन नहीं मांगी, खुद ही चलने से इनकार कर दिया, राइट? वो इसे देखते हुए पूछ रहा था, जिसने फ़ौरन हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारे पास इसके घर का नंबर तो है ना, तुम खुद इजाज़त मांग लो। वो इसे मशवरा देते हुए बोला तो शिजरा इसे देखने लगी। कि इसकी बात शिजरा के पल्ले नहीं पड़ी थी। प्यारी बहना, तुमने करना सिर्फ ये है कि इसके घर फ़ोन करो, जो भी फ़ोन उठाए इसको कहो कि तुमने अपनी सहेली के माँ बाप, बहन या किसी और रिश्तेदार से बात करनी है। और फिर किसी भी इतनी हिम्मत जो मेरी बहन को इनकार कर दे। मेरी क्यूटू सी बहन अपनी सहेली के लिए इसकी फैमिली को यकीनन मना लेगी। वो पूरे यकीन से बोला। उसके यकीन पर शिजरा ने फ़ौरन अपना फ़ोन उठाया था, जबकि इसके चेहरे पर खुशी देखकर मुस्कुराता उठकर बाहर निकल गया और साथ ही से इशारा किया कि खाने पर ऐसे भी बहुत भूख लग रही है। और अपने भाई की भूख का सोचते हुए इसने 2 मिनट में आने का इशारा किया। बेल जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से अभी किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया था। दूसरी और तीसरी बार की नाउमीदी के बाद इसने आखिरी बार फ़ोन किया। अभी फ़ोन रखने वाली थी कि अचानक किसी ने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? भारी मर्दाना आवाज़ पर शिजरा के हाथों में पसीना आने लगा। अब ये कौन था? इसके बाबा या भाई या फिर चाचू? इसने दिमाग पर जोर डाला। हेलो, कौन बात कर रहा है? दूसरी तरफ से एक बार फिर वही आवाज़ आई। शिजरा के दिल को कुछ हुआ, ऐसे लगा जैसे कोई उदासी सी इसके चारों तरफ छा गई है। न जाने क्यों, लेकिन इसे इस आवाज़ में बहुत उदासी महसूस हो रही थी। वो कभी भी किसी के लहजे को महसूस नहीं करती थी, लेकिन आज पहली बार करी थी। अपने आप हो रहा था। दूसरी तरफ से जब तीसरी बार आवाज़ आई तो उसे बोलना पड़ा। मैं शिजरा शाह बात कर रही हूँ, अस्मारा की दोस्त। आप कौन है? वो अपना तारुफ करवाते हुए बोली। मैं अस्मारा का भाई हूँ, मैं अभी इसे बुलाता हूँ, आप ज़रा होल्ड करें। वो कहकर फ़ोन साइड पर रखने लगा था कि शिजरा बोल उठी। मुझे अस्मारा से नहीं बल्कि आपसे बात करनी है। क्या आपके पास 2 मिनट है मेरी बात सुनने के लिए? इसकी मासूमियत भरी आवाज़ पर कलब इनकार नहीं कर सका। जी ठीक है, क्या बात है? वो पूछने लगा। आपको पता होगा कल हमारी यूनिवर्सिटी में एक ट्रिप जा रहा है नारायण का गान के लिए। मैं भी वहाँ जा रही थी, इस उम्मीद से कि शायद अस्मारा भी मेरे साथ वहाँ जाएगी। लेकिन आज सुबह मुझे पता चला कि अस्मारा ने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, बल्कि सिर्फ ये बताया कि यूनिवर्सिटी में कोई ट्रिप जा रहा है और तब तक वो घर पर रहेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी 3 दिन के लिए बंद है। वो किसी मासूम बच्चे की तरह से पूरी बात बता रही थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसके अंदाज पर कलब ने फ़ौरन कहा। लेकिन हाँ, लेकिन ये तो गलत है ना। इसने अपनी फैमिली से क्यों नहीं पूछा ट्रिप के बारे में? इसने मुँह बनाते हुए कहा। इसकी आवाज़ बेहद मासूम थी। कल्ब को लगा कि दूसरी तरफ शायद कुछ 14-15 साल बच्ची है जैसे स्मारक की शिकायत लगा रही है। शायद वो इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहती होगी। कलम ने वजह बताई। वो जाना चाहती है, इसने मुझे बताया था कि वो भी घूमने फिरने जाना चाहती है। वो कभी नारायण का गान नहीं की, इसका दिल भी था आने का। जब पहली बार हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रिप के बारे में बात की गई तब इसने कहा था कि काश मेरी फैमिली मान जाए। मुझे लगा कि शायद वो अपनी फैमिली से बात करेगी, लेकिन आज आखिरी डेट थी और इसने अपनी फैमिली से इस बारे में बिल्कुल भी कोई बात नहीं की। इसने गलत किया ना, इसे आप लोगों से पूछना चाहिए था ना। आप प्लीज़ इसे परमिशन दे दें ताकि कल सुबह मेरे साथ नारायण का गान जा सके। वो अपने दोस्त की तरफ से इसे इजाज़त मांग रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि अस्मारा कहीं जाना चाहती हो। 3 दिन के लिए किसी ट्रिप पर जाने की इसने पहले कभी बात नहीं की। मुझे खुद भी इन चीज़ों पर डाउट ही रहता है। जब तक मैं खुद सारी चीज़ें चेक ना कर लूँ, मैं अपनी बहन को वहाँ नहीं भेज सकता। और आपके मुताबिक कल तो आप लोग का ट्रिप जा रहा है। इंशाल्लाह अगले वाले ट्रिप में वो आप लोगों को ज्वाइन करेगी। कल ने इसकी मासूमियत देखते हुए बहुत नरम लहजे में समझाने की कोशिश की। आपको यकीन है कि अगले ट्रिप में इतना मज़ा आएगा जितना इस बार आने वाला? ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आज के दिन हम खूबसूरत दिन जी रहे हैं। मुमकिन है कल वीरानियाँ, तन्हाइयाँ और उदासी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप प्लीज़ इसे इजाज़त दे दें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी, क्योंकि अगर वो कल नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी। सिर्फ वही मेरी दोस्त है, बाकी मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ सबको अपनी अपनी फ़िक्र लगी रहती है, लेकिन अस्मारा ऐसी नहीं है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे बहुत प्यार करती है। प्लीज़ आप इसे इजाज़त दे दें। मैं वादा करती हूँ मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। इसके साथ कोई मसला नहीं होगा। प्लीज़ आप इसे जाने दें। इसका भी बहुत दिल है ट्रिप पर जाने का, लेकिन न जाने क्यों आप लोगों को बता नहीं रही। आप इसे मेरी जिम्मेदारी पर भेज दें। मैं वादा करती हूँ मैं इसका बहुत सारा ख्याल रखूँगी। वो मासूमियत से कहती न जाने क्यों कलब के लबों को हंसी छू गई। इसकी बातों से वो खुद एक मासूम सी लड़की लग रही थी जो दुनिया की समझ नहीं रखती, और यहाँ हम इसकी बहन का बहुत ख्याल रखें कि ट्रिप तो ये लड़कियों का ही था। कलब इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल कर चुका था, क्योंकि पहले इसे लगा कि शायद अस्मारा भी यहाँ जाने के बारे में घर में कोई बात करेगी, लेकिन जब इसने कुछ भी नहीं कहा तो कलब ने भी ज़्यादा ध्यान न दिया, क्योंकि वो जानता था वो सिर्फ इनकी स्टडी का हिस्सा है। इन्हें नारायण के खूबसूरत जंगलात और पहाड़ दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है, यकीनन जहाँ यकीनन इन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे कि आप इसे भेजेंगे? एक बार फिर से इसकी आवाज़ आई। मैं बात करूंगा इससे, अगर इसकी मर्जी हुई तो क्यों नहीं। अगर वो जाना चाहते तो ज़रूर जाएगी, मैं भी इससे बात करता हूँ। वो इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि शिजरा को यकीन नहीं आया कि इसने इसके भाई को मना लिया।
वो फ़ौरन खुशी खुशी कमरे से बाहर निकलती अपने भाई को खुशखबरी सुनाने लगी। भाई, मैंने अस्मारा के भाई से बात की है, इन्होंने कहा कि अगर अस्मारा वहाँ जाना चाहती तो ज़रूर जाएगी, इन लोगों को इसके जाने पर कोई इतराज़ नहीं। मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगी। वो बेहद खुश लग रही थी। जब शहरियार ने चावल से भरा हुआ चम्मच इसके मुंह में डाल दिया और अपने भाई के हाथ से खाते हुए खिलखिलाती चहकती मामा को मुस्कुराने पर मजबूर करके, जबकि अब वो शहरियार को अपने और कलब के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू बता रही थी। तुम्हें इस तरह किसी गैर लड़के से बात नहीं करनी चाहिए थी शाजी, गलत बात है, मामा ने इसे टोका। अम्मी, मैं क्या करती, मेरे भाई से इजाज़त ली थी कि जो भी फ़ोन उठाएगा मैं इससे इजाज़त मांग लूँगी। अब मुझे थोड़ी पता था कि फ़ोन उठाने वाले इसके भाई होंगे। वो शहरियार के हाथ से खाती मासूमियत से बोली, जबकि शहरियार ने बात ख़त्म करने का इशारा करते इसकी खुशी पर खुशी से खाना खिलाने में मगन हो चुका था। वाह जी, द लिबरल भरा। अरे भाई, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था? आपको चाय की तलब है तो बना दूँ? अस्मारा ने इसे अपने कमरे में देखा तो हैरानगी से पूछने लगी। नहीं, मुझे तुमसे कोई सवाल पूछना था। बैठो, यहाँ हम बैठ कर बात करते हैं। वो बेड की जानिब इशारा करते हुए बोला तो अस्मारा फ़ौरन हाँ में सर हिला दी बेड पर बैठ गई। भला कल को इसके साथ कौन सी बात करनी थी? वो तो इसे मुखातिब भी बहुत कम करता था। मैंने सुना कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कल कोई ट्रिप जा रहा है, क्या ये सच है? वो फिलहाल इसे नहीं बताना चाहता था कि इसकी सहेली ने इसे फ़ोन कर इसके दिल की बात बताई है। जी भाई, कल ट्रिप जाने वाला है, इसीलिए तो मैं 3 दिन की छुट्टी पर घर में ही हूँ, इसने फ़ौरन बताया। क्या ये तुम्हारी स्टडीज़ के रिलेटेड है? वो फिर से पूछने लगा। नहीं, मगर ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट्स को टीचर जंगलों में फूल पहाड़ों वगैरह के बारे में कुछ मालूमात देना चाहते थे, लेकिन मेरी दोस्त है शिजरा, वो सब कुछ पता कर लेगी, मेरा जाना इतना ज़रूरी नहीं, इसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारा वहाँ जाने का दिल था, लेकिन तुमने घर में किसी को ये बात नहीं बताई। वो जांचती नज़रों से उसे देखते हुए बोला तो अस्मारा के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती, इसने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। क्या सच में ऐसा कुछ नहीं है? वो फिर से पूछने लगा। अस्मारा ने उदास चेहरा बनाकर नाम में सर हिलाया। मतलब 100% तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं जाना चाहती? वो फिर से पूछने लगा। अस्मारा ने हैरानगी से इसका चेहरा देखा और फ़ौरन नाम में सर हिला दिया। ठीक है, मैं बस यही पूछना चाहता था। वो उठ खड़ा हुआ, फिर बिना कुछ बोले कमरे के दरवाजे तक आया, लेकिन दरवाजे पर फिर से पलटा। मैं आखिरी बार पूछ रहा कि तुम इस ट्रिप पर जाना चाहती हो? इसके एक बार फिर से पूछने पर अस्मारा कोई जवाब नहीं दे सकी, चेहरा झुका गई। कलब एक नज़र इसके झुके हुए चेहरे को देखकर कमरे से बाहर निकल गया। वो कितनी देर सोचती रही कि आखिर कलब इसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहा है। तकरीबन आधे घंटे के वाले से दादू के कमरे में बुलावा आया। दादू बुलाया? भला इसे क्यों बुला रहे थे? वो भी इस वक्त वो परेशान हुई और इनके हुक्म पर तकरीबन 5 मिनट में इनके कमरे में हाजिर थी, जहाँ इसके बाबा, चाचा और कलब भैया भी मौजूद थे। अस्मारा, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ट्रिप जाने वाला, वो तुम्हारी पढ़ाई के सिलसिले में? दादू इसे सवाल कर रहे थे। इसने एक नज़र कलब की जानिब देखा, फिर हाँ में सर ला दी। दादू, इतना भी ज़रूरी नहीं है, मेरी दोस्त जा रही है, वो आकर बता देती मुझे कि क्या हुआ। और पढ़ाई का तो सिर्फ एक बहाना, वो सिर्फ नारायण का कान घुमाने लेकर जा रहे हैं। अगर मुझे ज़रूरी लगता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती। वो नज़र झुका के बेहद मध्यम लहजे में बोली। दादाजान हाँ में सर हिलाए। इससे पहले वो कुछ कहते कलब बोल उठा था। पढ़ाई के मामले में किसी भी चीज़ को गैर ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। कल वो इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर इसके नंबर भी काट सकते हैं। इसके कोर्स में सबसे अहम चीज़ जंगलात और पहाड़ है, जिनसे मुतारिफ करवाने के लिए इन्हें इस ट्रिप पर लेके जाया जा रहा है। लेकिन इसकी लापरवाही देखकर लग रहा है कि इसे इस कोर्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं। इसकी किताबें चेंज करवा दे। वो इसकी बजाय दादाजान को देखते हुए बोला। नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है अपनी किताबों में, वो तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं जा रही। वैसे भी मामा मुझे कभी भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देती, बाबा ने भी फजूलियत में पढ़ने से मना कर रखा है। वो अपनी सफाई देते हुए बोली। दादाजान के सामने तो कलब का बोलना ही बहुत था, यकीनन कलब के एक बार कहने पर भी उसकी किताबें चेंज करवा सकते थे। लेकिन बेटा, तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया ट्रिप पढ़ाई के सिलसिले में हो रहा है। मुझे तो लगा था ये सब कुछ सैर व तफरीह के लिए किया जा रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर तुम एक बार भी बता देती कि सैर व तफरीह के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए है, तो मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करता। बाबा जान ने समझाते हुए कहा कि इन्हें इसकी पढ़ाई की बहुत फिक्र थी और वैसे भी इसके टीचर्स इसकी बहुत तारीफ करते थे। इन्हें सच में अपनी बेटी पर फ़ख्र था जो इतने मुश्किल कोर्स में इतना इंटरेस्ट लेकर कामयाबी हासिल कर रही थी। मैंने मामा से पूछा था, इन्होंने मना कर दिया। वो फिर से मिनमिनाई। तो एक बार हमसे भी पूछ लेती बेटा, तुम्हारी माँ के दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तुम मुझसे इजाज़त लेती, मुझे बताती है कितना अहम कोर्स है। ऐसा करो, अपना सामान पैक करो, कल तुम्हें खुद कल्ब यूनिवर्सिटी छोड़ेगा और तुम्हारे टीचर से भी बात कर लेगा। ये तो शुक्र है कल्ब ने हमें बता दिया कि तुम्हारी वर्कशॉप है, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता और तुम्हारी पढ़ाई का इतना नुकसान हो जाता। जाओ, शाबाश, तैयारी करो। बाबा इसके सर पर हाथ रखते हुए बेहद मोहब्बत से बोले तो उसने एक नज़र इसको देखा। जो अब इस टॉपिक से हटकर दादा से कुछ और बात करने लगा था। इस वक्त इसे अपना भाई कितना अच्छा लग रहा था, वो इसे कभी भी नहीं बता सकती थी। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकले, कलब को थैंक यू बोलने के लिए वहीं बाहर बैठकर इसका इंतजार करने लगी। जब इसे बाहर आता नजर आया तो फ़ौरन ही किचन में चली गई। वो रात चाय पीकर सोने का आदी था, आदि नहीं बल्कि नशे ही कहना ज़्यादा बेहतर था। वो अपनी सोच पर हंसती हुई चाय बनाने लगी। इसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर इजाज़त मांगी तो कलब ने सिर्फ इशारे से इजाज़त दी। वो कप उठाए अंदर दाखिल हुई। भैया, ये चाय आपके लिए। वो चाय का कप इसे थमाती हुई मुस्कुराई। शुक्रिया गुड़िया, मुझे इसकी तलब थी। इसने मुस्कुराते हुए कप थाम लिया। इसकी मुस्कुराहट में इसे आज भी कोई कमी महसूस हुई। इसे हमेशा लगता था वो सिर्फ दिखाने के लिए हंसता, वरना इसके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। 4 साल पहले इसका भाई हंसता मुस्कुराता बल्कि ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट का भी रास्ता भूल कर आ जाया करती थी और इस मुस्कुराहट में भी इस कदर उदासी छुपी होती थी कि कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि इसका दिल कितना वीरान है। अब अपनी सोच एक तरफ रखकर इससे देखकर मुस्कुराई।
थैंक यू तो मैं बोलने आई थी आपको, इसीलिए आपके लिए चाय भी लाई थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। आपको चाय पीते अक्सर देखती हूँ, इसीलिए सोचा कि यही बेहतर रहेगा थैंक यू बोलने के लिए। वो बहुत सादगी से बोली, ये थैंक यू तुम अपनी दोस्त को कहना जिसने फ़ोन करके मुझसे वादा किया कि वो मेरी बहन का बहुत ख्याल रखेगी। इसने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा। क्या मतलब, शिजरा ने आपको फ़ोन किया था? वो अपनी इकलौती दोस्त का नाम लेते हुए बोली। हाँ, यही नाम लिया था इसने। इसके अंदाज से लग रहा था वो कोई छोटी सी बच्ची है, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर जाना चाहती है। सोचा इसकी थोड़ी मदद कर दूँ। तुम्हारी दोस्त तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इस पर भरोसा करके तुम्हें इसके साथ भेजा जा सकता है। वो कहते हुए बेड पर बैठ कर चाय पीने लगा। अस्मारा हैरानगी से देख रही थी। यकीनन शिजरा पर इतना यकीन नहीं किया जा सकता था कि इसके साथ इसे भेजा जा सके। क्या सच में आपको वो इतनी मिचोर लगी? वो बेयकीनी से पूछ रही थी। कलब के लबों पर हल्का सा तबस्सुम बिखर कर गायब हुआ। तुम्हारी दोस्त पर मुझे 1% भी यकीन नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसका ख्याल भी तुम्हें ही रखना होगा। हाँ, लेकिन मुझे खुद पर यकीन है। कल सुबह मैं अपने एक केस के सिलसिले में नारायण का गान की तरफ जा रहा हूँ। मेरा टूर कुछ दिन का है। जब तक तुम लोग वापस भी आ जाओगे, तुम्हारी दोस्त पर नहीं, मुझे खुद पर यकीन है। अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो यकीनन तुम भी जा सकती हो। तुम आराम और सुकून से वहाँ एंजॉय करके वापस आ जाना, और कोई भी मसला हो तो मैं वहीं पर रहूँगा तुम्हारे आसपास। चलो अब जाओ, जाकर तैयारी करो, तुम लोग को सुबह सुबह निकलना। इसने एक बार फिर से देखते हुए कहा तो अस्मारा के चेहरे पर परेशानी नजर आई। क्या हुआ, अब क्यों परेशान हो? वो इसका चेहरा देखते हुए पूछने लगा। मामा तो सो गई, इन्हें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं। इन्हें कौन बताएगा? मैं तो हरगिज़ नहीं बताऊँगी, मुझे तो डांट पड़ जाएगी, और आजकल तो मामा की जूती भी बहुत लगती है। वो अपने कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। आज दोपहर में तो सर में तेल की मालिश न करवाने पर इसने खाई थी। इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। तुम फिक्र मत करो, इनसे मैं बात कर लूँगा। अब जाओ, जाकर तैयारी करो, सारी पैकिंग करो और सो जाओ। हाँ, अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलना मत भूलना। काफ़ी आसानी से इसने मुझे मना लिया तुम्हें ट्रिप पर भेजने के लिए। वो बोलते हुए कप इसके हाथ में थमाने लगा तो अस्मारा हंसती। हाँ, वो ऐसी है, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। इसे समझना नामुमकिन है, मगर बहुत प्यारी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुस्कुराते हुए इसे शिजरा के बारे में बता दी। दरवाजे की तरफ जाने लगी। इसके कमरे से निकलते कब के कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, जबकि अपने कमरे में जाने के बजाय हाल की जानिब इसे अपनी सहेली को बताना भी था कि इसकी फैमिली आखिरकार मान गई इसे ट्रिप पर भेजने के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं हाथ इसकी प्यारी सहेली का ही है। चलो दोनों जाकर हालांकि एंजॉय करके आना। और सुबह उठी तो फ़ौरन अपनी तैयारी करने लगी। वैसे तो वो सारी तैयारी रात को ही करके सोई थी, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत तैयारी रह गई थी वो करके कमरे से बाहर निकलने का इरादा था। तभी तक यकीनन कल मम्मा से बात कर लेगा। बस इसकी मामा किसी भी किस्म का कोई हंगामा न करे। वैसे तो जहाँ बाबा की मर्ज़ी चलती थी वहाँ किसी की नहीं चलती थी। इसके पापा की जानिब से इजाज़त मिल गई थी तो यकीनन माँ की जानिब से भी मिल ही जानी थी, और मुमकिन था बाबा खुद ही इन्हें बता चुके हो। लेकिन फिर भी मामा का डर तो था ही। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही मामा नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। आज जो सारी तैयारी कर ली, जल्दी करो नाश्ता, फिर मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के आ दूँ। कल जो नाश्ते में मसरूफ़ था इसे मुखातिब करते बोला तो इसने एक नज़र अपनी माँ के चेहरे को देखा, जहाँ किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं थे। मुलाजमा इसका सामान नीचे लेकर आई तो कल्ब ने ड्राइवर को इशारा करते हुए इसका सामान गाड़ी में रखवाते। इस दौरान वो भी इसकी नज़र अपनी माँ पर थी। दादू से मिलकर बाबा से मिली और फिर इनके सामने। मामा आप परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रखूँगी। वो इनके सामने आकर कहने लगी। पता है मुझे तुम्हें अपना कितना ख्याल रख सकती हूँ। मैं तुम्हें कल्ब के भरोसे पर भेज रही हूँ। कल्ब भी जा रहा है वहीं पर और तुम्हारे आसपास ही रहेगा। अगर ये ना जा रहा होता तो मैं हरगिज़ तुम्हें नहीं जाने देती। लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दोस्त है तुम्हारी, वही का ठीक है। और वहाँ अपने टीचर के साथ ही रहना, पहाड़ों में अकेले मत चली जाना। माहौल ठीक नहीं है आजकल का, हर दिन खबरों में उल्टी सीधी खबरें आती रहती। कोई भी मसला हो तो भाई को फ़ोन करना, और अपनी क्लास की आवारा लड़कियों से दूर ही रहना। ऐसी लड़कियाँ दोस्त नहीं होती, याद रखना। वो हदायत दे रही थी। अस्मारा इनकी सारी बातें गौर से सुनकर अब गाड़ी में आकर बैठी थी। वो बहुत खुश थी और कल्ब इसकी खुशी को महसूस करके मुस्कुरा दिया। इसी यूनिवर्सिटी छोड़कर वो इसके टीचर से मिलने चला गया। वो जानता था सादिया बेगम ने अस्मारा को सिर्फ और सिर्फ इसी के कहने पर इजाज़त दी, वरना वो तो अस्मारा को घर से बाहर भी ना निकलने देती। अस्मारा पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ क्यों लगाती थी वो ये तो नहीं जानता था, लेकिन इनकी इन पाबंदियों से वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता था। वो इन्हें कुछ कह तो नहीं सकता था क्योंकि वो कोई हक नहीं रखता था। इसने 2-3 बार दादा के सामने अपने दिल की भड़ास निकाली थी कि अस्मारा की उम्र है घूमने फिरने मस्ती करने वाली, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाली, लेकिन सादी आंटी से अपने साथ बांध कर रखती है, हर वक्त इसके साथ ही रहती है। यहाँ तक कि इस यूनिवर्सिटी में भी अकेले नहीं जाने देती, और तो और इसके पास अपना मोबाइल फ़ोन तक नहीं है। इसे सारी पाबंदियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक यूनिवर्सिटी गर्ल के पास अपना ज़ाती फ़ोन तो तक नहीं था। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मोबाइल फ़ोन पर किए जाते हैं। नो डाउट यार, साढ़ा तो फ़ोन के बगैर गुजारा ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान इसे हर वक्त इंटरनेट की ज़रूरत थी, लेकिन इसे सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दे दी गई। इस खानदान के लिए यही काफ़ी था। अस्मारा भी कितनी साबर लड़की थी, मत जा रहे जो मुँह से आवाज़ निकालेगी। इसे कुछ चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते तकरीबन 5 माह हो चुके थे, लेकिन इसने अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए किसी चीज़ की फरमाइश नहीं है। इसे तो समझ नहीं आता कि अस्मारा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश नहीं आती। सादी बेगम कहती थी कि इनकी बेटी बाकी लड़कियों से अलग है, इस बात में कोई शक नहीं था। वो वाकई अलग थी, हमेशा चुप रहने वाली, बिल्कुल किसी से भी घुलकर बात न करने वाली, किसी को भी अपने दिल का हाल न बताने वाली। वो अलग थी, वो सबसे अलग थी। लेकिन कल को इस बात से खुशी नहीं होती थी, इसे तकलीफ़ होती थी, ये सोचकर कि इसकी वजह से इसकी ज़िंदगी तंग हो रही है। बेशक 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ इसमें कल्ब की अपनी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अस्मारा के साथ जो कुछ हो रहा था इसमें इसकी गलती थी।
इस वाक़ये के फ़ौरन बाद इसने नौकरी ज्वाइन कर ली, अपना ख़ानदानी बिजनेस छोड़कर वो एक मसरूफ़ ज़िंदगी जीने लगा। शायद ये किरण को भुलाने की कोशिश थी, वो सब कुछ छोड़ चुका था। जब इसने बिजनेस छोड़कर पुलिस लाइन ज्वाइन की तो बाबर चाचू बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। दादा ने तो कितने दिन इससे बात करना भी छोड़ दिया, लेकिन इसने किसी को भी अहमियत नहीं दी। इस वक्त इसका अपना दिल बुरी तरह से टूटा हुआ था, वो अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता था। इसे लगता था जैसे इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। इसके पुलिस लाइन ज्वाइन करने पर सब लोग गुस्सा हुए, लेकिन वो अपने कदम पीछे न हटा सका। इस नौकरी को ज्वाइन करते से कितनी मिसाइल का सामना करना पड़ा। वो समझ कर कि इस नौकरी को इसकी ज़रूरत है, वो पीछे नहीं हट सकता। वो बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। बहुत से लोग थे जो वर्दी वालों से नाउम्मीद हो चुके थे, जो पुलिस से नफरत करने लगे थे। कल भर इंसान के पास जाकर तो खुद को सही साबित नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन इसने अपने काम से बहुत सारे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी, और बहुत सी दुश्मनियाँ भी, लेकिन इसे किसी बात का कोई डर खौफ नहीं था। वो हक पर था, और हक पर चलने वाले कभी डरते नहीं है। वो इस लाइन को ज्वाइन करके बहुत पुरसकून और मुतमईन था। घर वालों की नाराज़गी भी आहिस्ता आहिस्ता इसका काम देखते हुए ख़त्म हो गई। इसने इन 4 सालों में ही अपना नाम बना लिया। इंस्पेक्टर कल्ब हर इंसान की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो चुका था। इतने सारे लोगों की दुआ का ये असर था कि इतने कमर से वो अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर चुका था। वेरी गुड। यूनिवर्सिटी के टीचर्स को चंद हदायत देकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। इस मारे इसकी जिम्मेदारी थी जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो खुद भी वहीं जा रहा था, वहाँ वो बेहतर तरीके से इसका ख्याल रख सकता था। अपने काम की तरफ, कमरे की तरफ नहीं जाना है, वरना इससे किसी दूसरे पर कोई एतबार नहीं था। वो वापसी की राह लेने लगा जब तेरी से अंदर आती लड़की से टकराई और अगले लम्हे ज़मीन बोस हो गई। हद है, आप देख कर नहीं चल सकते, आंखें हम बटन, आपको नज़र नहीं आ रहा कि सामने से कोई आ रहा है? हद होती है, ज़रा होश नहीं है, सारा सामान गिरा दिया, वो ज़मीन से उठते हुए बोली। इस वक्त इसके बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि गलती इसकी अपनी है। वो तेरी से अंदर दाखिल हो रही थी, इसका सारा सामान ज़मीन पर गिरा था। वो जल्दी से अपना सामान समेटने लगी, जबकि कल भी इसे नज़रअंदाज करता इसके करीब से गुजरने लगा। इसे गुस्सा तो बहुत आया इस छोटी सी लड़की पर, लेकिन फिलहाल वो अपना टाइम इस पर वेस्ट हरगिज़ नहीं कर सकता था। इस वक्त इसे एक अहम मीटिंग पर पहुंचना था, नज़रअंदाज करना ही से बेहतर लगा। वैसे भी इस तरह की लड़ाई झगड़ों पर वो हरगिज़ नहीं पड़ता था। वो इसके करीब से गुजरने लगा था, वो अचानक इसके सामने आ गई। ओ हेलो मिस्टर, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपके माँ बाप ने आपको नहीं सिखाया कि अगर गलती हो जाए तो सॉरी करना चाहिए? अल्लाह, सीधी माँ बाप तक पहुँच गई। अब जब तक आप मुझे सॉरी नहीं करते, मेरा सामान उठाकर मुझे नहीं देते, आप यहाँ से नहीं जा सकते। वो छोटी सी नाक पर गुस्सा चढ़ाए, गाल फुलाए, बहुत क्यूट लग रही थी। मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई गलती की जिसकी मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम खुद वहाँ से भागते हुए आई और टकराई, मैं तो इंसानों की तरह चल रहा था। पता नहीं तुम क्यों भाग रही थी, गलती तुम्हारी है, माफ़ी तुम्हें मांगनी चाहिए। बट ओके, मेरे पास वक्त नहीं है। वो एक नज़र घड़ी की जानिब देखता आगे बढ़ने लगा। ये क्या बात हुई, अपनी गलती दूसरों के ऊपर थोप दो? गलती आपकी है, आप मुझसे टकराए, आपने मेरा सामान ज़मीन पर फेंका और आप उठाकर भी नहीं दे रहे, और ऊपर से सारे इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा रहे। मुझसे घूरते बोलिए कि इसे इल्ज़ाम पसंद नहीं आया था। एक तो वो वैसे भी अपनी गलती जल्दी कबूल नहीं करती नहीं थी, और यहाँ तो कल सारे का सारा इल्ज़ाम इसके सर पर डाल रहा था। देखो बच्ची, मैंने कहा गलती मेरी नहीं तुम्हारी, और तुम सच में मेरा वक्त पर बात कर रही हो। मेरा एक एक लम्हा बेहद अहम है, मुझे जाना। एक्सक्यूज़, आप कहीं नहीं जा सकते। सुना आपने, मेरी कोई गलती नहीं, आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। गलती आपकी, आप मुझसे माफ़ी मांगे बिना यहाँ से नहीं जा सकते। बस फैसला हो गया, वो ज़िंदी अंदाज में बोली। देखो बच्चे, ये बचपन अपने घर में जाकर करना, बाहर के लोगों के साथ इस तरह की हरकतें महंगी पड़ सकती है। इस बार वो ज़रा सख्ती से बोला, वैसे इस लड़की की बातों पर गुस्सा आ रहा था। वैसे छोटी बच्ची समझकर बहुत नरमी से बात कर रहा था, लेकिन अब इसकी बदतमीजी और बेफजूल जिद पर इसे सख्ती करने बेहतर लगा। ये बच्ची किसे कहा आपने? मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। वैसे घूरते घूरते हुए बोली। इस बार इसका अपना अंदाज़ पहले से ज़्यादा बदतमीज़ और सख्त था। मेरे सामने तुम बच्ची हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने से कोई बड़ा नहीं हो जाता जब तक अक्ल ना आ जाए। इसके लहजे में बला की सख्ती थी। शिज़ा खामोश होगी, जबकि वो इसके बदतमीज़ाना लहजे ने कलब को जो गुस्सा दिलाया वो हरगिज़ भी ठंडा नहीं हुआ था। अपने वालिदैन को मेरा एक पैगाम दे देना, इस तरह ज़िद और फजूल की फरमाइशें पूरी करना परवरिश नहीं होती। अक्ल सिखाना भी परवरिश में शामिल होता है, इस पर भी थोड़ा गौर करें। वो बेहद गुस्से से कहता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि शिजरा की आंखों में इतनी डांट बर्दाश्त करने के बाद अब नमी सी उतर आई थी। आज तक मामा के अलावा इसे किसी ने नहीं डांटा था। कोई भी यूँ आकर इस पर गुस्सा कैसे कर सकता था, वो भी जैसे वो जानती नहीं थी। शाजी बेवकूफ़ लड़की, अगर तू इसे जानती नहीं थी तो क्यों इसके मुँह लगी? कैसे डांट कर चला गया? मैं भैया को बताऊँगी, बड़ा है मुझे डांटने वाला। वो गुस्से से पाँव पटकती खुद पर लानत भेजती आकर बस में बैठी थी, जहाँ अस्मारा इसका पहले से इंतजार करती है। अस्मारा रात को इसे बता चुकी थी, वो भी ट्रिप पर इसके साथ जा रही है। इसके बाद उसे सारी रात खुशी से नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो सुबह उठने में से देर होगी। शहरी से छोड़ने के लिए आया था, इसे बस में बैठने का कहता खुद इसके टीचर्स के पास चला गया। लेकिन हर वालिदैन की तरह इसे भी इसकी बहुत परवाह थी। वो भी नहीं चाहता था कि इसकी बहन के साथ वहाँ किसी भी किस्म की लापरवाही की जाए। थोड़ी देर टीचर से बात करने के बाद वो इसे दूर से बाय करता जा रहा था, जब शिजरा ने अचानक अस्मारा को इशारे से बताया कि ये मेरा भाई है। बेसाख्ते इसकी नज़र शहरियार पर गई। अस्मारा, वो मेरे भैया हैं, वर्ल्ड के बेस्ट भैया। वो इसे देखते हुए खुशी से बताने लगी। अस्मारा सिर्फ मुस्कुराकर पीछे हट गई, जबकि शहरियार की तो जैसे नजरें पलट नहीं भूल गई। माँ सदके चली जाए, शहरियार साहब तक ये नहीं था कि इसने इससे पहले कोई खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था। बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती कर चुका था, लेकिन सिर्फ दोस्ती की हद तक। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह इसकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स थी। बहुत सारी लड़कियाँ तो ऐसी भी थी जो दोस्ती से बढ़कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन शहरियार ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की।
वो लड़कियों को भी एक लिमिट में ही रखता था, इसे पसंद नहीं था हद से आगे बढ़ना। आज तक किसी भी लड़की को देखकर इसका दिल इस तरह नहीं धड़का था जिस तरह अस्मारा को देखकर। वो काफ़ी फासले पर था, तकरीबन 10-15 फुट इसकी बहन ने से कोई लड़की दिखाई दी तो वो इसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं था। वो इसे देखकर शर्मिंदा सी होकर पीछे हटी। शादी जिस माहौल में पली बड़ी थी वो बहुत आज़ाद था, यकीनन अस्मारा को इस तरह किसी लड़के को देखने से शर्मिंदा कर गया था। शहरियार बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। इसने बस एक नज़र से देखा और इसे अपने दिल की कैफियत समझ नहीं आ रही थी। इसकी नज़र बार बार बस की जानिब से आ रही थी जो अब आगे की जानिब पड़ रही थी, लेकिन शहरियार की नज़रें वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी नज़रों को जैसे इस मासूम से चेहरे ने कैद कर लिया था। इस कैद से वो आज़ाद नहीं होना चाहता था। अच्छा जी, ये तो साहब हो गया। इन नज़रों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ कि इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। चलो बस गाना ख़त्म। सफ़र शुरू हो चुका था जिसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। अस्मारा भी यहाँ आकर बेहद खुश थी जबकि शिजरा को तो क्या ही कहना, इसके तो अंदाज ही अलग थे। वो तो छोटी सी छोटी खुशी भी खुलकर सेलिब्रेट करने की आदी थी। अस्मारा को लगा जैसे वो खुली फिजा में सांस ले रही है। अपने दोस्तों के साथ हंसते गाते मुस्कुराते इसका सफ़र बेहतरीन रहा। वो लोग तकरीबन 18 लड़कियाँ तो 3 टीचर्स फीमेल, 2 मेल टीचर। ड्राइवर भी इनकी यूनिवर्सिटी का ड्राइवर था। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग खूबसूरत पहाड़ियों के हुस्न में कैद होते जा रहे थे। फिलहाल इनकी बस रोकी तो नहीं गई, लेकिन इसके बावजूद भी शिजरा खूब पोज बना बना कर तस्वीरें ले रही थी, जिसमें अस्मारा को पूरी तरह से शामिल करी थी। इसने एक पल के लिए भी अस्मारा को देखा, फिर अचानक कुछ याद आया तो वापस सीट पर बैठ गई। क्या तुम मेरे भाई की शादी पर आओगी? तुम्हें पता है बहुत जल्द मेरे भैया की शादी होने वाली है। उनकी दुल्हन को मैं खुद पसंद करूँगी। जो लड़की मुझे पसंद आएगी मेरे भैया इसी से शादी करेंगे। लेकिन अभी मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही जो भैया के साथ परफेक्ट मैच हो। लेकिन भैया की शादी जल्दी होने वाली है, तुम भी आना, हम बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ से भी ज़्यादा। और हम एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, सेम कलर सेम डिज़ाइन, बहुत मज़ा आएगा। तुम आओगी ना? वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर इसे बता रही थी। इनकी दोस्ती को भी सिर्फ 5 महीने हुए थे। एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में होने की वजह से जल्दी इनकी दोस्ती हो गई जो अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। शिजरा की इससे पहले कोई दोस्त नहीं थी क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ इसे बेवकूफ़ कहती थी, जबकि अस्मारा अपनी खामोश तबीयत की वजह से लड़कियों में अपनी जगह नहीं बना पाई। और जब इन दोनों की आपस में दोस्ती होगी तो वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थी। इन्हें किसी और दोस्त की ज़रूरत ही ना रही थी। इसके क्लास के अलावा बाहर के लोग भी इनकी दोस्ती से अच्छे से वाकिफ़ थे। अगर किसी को अस्मारा से बात करनी होती तो वो शिजरा को अपनी बात बताकर चला जाता। अभी तक इन दोनों के घरों में एक दूसरे का आना जाना नहीं था, लेकिन अस्मारा अपनी सहेली की सारी बातें अपनी माँ को बता देती थी, जबकि अस्मारा का नाम तो शिजरा के घर में सुबह शाम लिया जाता था। एड्डी फैन फॉलोइंग। अपनी बेटी को अस्मारा के साथ दोस्ती देखते हुए मामा ने कई बार इसके लिए इसकी पसंदीदा चीज़ें भेजी तो इसे भी बेहद पसंद आई। वो 2-3 बार इसने इनसे फ़ोन पे बात भी की। वो बहुत अच्छी खातून थी और इसे इनसे मिलने का भी बहुत शौक था। शिजरा की मामा ने इसे बहुत बार अपने घर इनवाइट भी किया, लेकिन वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती। तो वो तो कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के आगे गई नहीं थी। इसे तो पहली बार मौका मिल रहा था नारायण का गाँव जाने का। चलो फिर इंजॉय करके आओ, मुंडे ने तो पसंद तू आ गई है। इस वक्त भी इसमें शिजरा को खुश करने के लिए कह दे कि अगर इसकी फैमिली ने इजाज़त नहीं दी तो वो भी वो अपने भाई की इसके भाई की शादी में ज़रूर आएगी। खून तो तेन आना पैना। जिस पर वो खुश होते हुए इसके साथ चिपक चुकी थी, जबकि वो इसकी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनती हंसती मुस्कुराती सफ़र को एंजॉय कर रही थी। इसका दिल और दिमाग पूरी तरह इन नज़रों में कैद हो चुका था। वो नहीं जानता था कि इसे क्या हो गया, लेकिन वो चेहरा इसकी निगाहों से हट ही नहीं रहा था। वो परी चेहरा इसकी मासूमियत चेहरे यार के दिल में घर कर गई थी। ये क्या बकवास सोच रहा हूँ, मेरी बहन की सहेली है, मैं इसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? इसने अपने दिल को डपटा। हाँ तो सहेली है तो क्या कभी इसकी शादी नहीं होगी? कभी किसी की बीवी नहीं बनेगी? कभी ना कभी तो इसकी शादी की जाएगी। मुझे मामा से बात करनी चाहिए। और खुद से मुखातिब तक अपनी बातों पर चौंका। मामा से बात? भला क्यों? मुझे क्या ज़रूरत है इस लड़की के बारे में बात करने की? एक लड़की थी, देख ली, बस बात खत्म। इससे भी क्या कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ जो हंसी खुशी मुझसे शादी कर लेगी। लेकिन लड़की तो शिजरा को पसंद होगी, आखिर इसकी बेस्ट फ्रेंड है, यकीन वो अस्मारा ही होगी। क्योंकि अस्मारा के अलावा तो अपनी किसी दोस्त का जिक्र ही नहीं करती और ना ही अस्मारा के अलावा इसकी कोई और दोस्त थी। वो अस्मारा ही हो सकती है और अस्मारा में तो शिजरा की जान बसती है कि इन्होंने शाजी को बहुत पसंद होगी। लेकिन अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी चाहिए। शाजी ने नहीं चाहिए, मेरी बीवी शिजरा को ही नहीं मुझे भी पसंद होनी चाहिए। वो फिर से सोचने लगा। हाँ तो मुझे भी पसंद है, इसके दिल ने फिर से कहा। लेकिन भला एक ही नज़र में कोई पसंद कैसे आ सकता है? नहीं, ऐसे तो कोई किसी को पसंद नहीं आता। पहले मिला जाता है, एक दूसरे को समझा जाता है, बस एक नज़र देखने से क्या किसी से मोहब्बत हो जाएगी? वो खुद से सवाल कर रहा था, फिर अपने ही सवाल पर चौंका। मोहब्बत? ये मैं किन सोचों में पड़ गया हूँ? मोहब्बत? मुझे मोहब्बत कैसे हो सकती है? वो इतनी दूर थी मुझसे मैं भला इससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? वो अपनी सोचों पर हंसने लगा और फिर उठकर दीवार पर लगे शीशे के सामने आ रुका। ये बिल्डिंग इसकी मेहनत का जीता जागता सबूत थी। इसका ऑफिस आखिरी फ्लोर पर था। इसे ऊंचाई पर रहना शुरू से पसंद था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो नाकामी से वाकिफ़ नहीं था। इस मंजिल पर पहुंचने के लिए इसे बहुत सारी नाकामियों को भी फेस किया था। वो नीचे ज़मीन की जानिब देख रहा था जहाँ लोग छोटे छोटे नुक्ते नज़र आ रहे थे।
तो फैसला हो गया अस्मारा बीबी, तुम शहरयार कादिर शाह की हो। तुम्हें मेरी बाहों में आना होगा, तुम्हें मेरी सेज सजानी होगी। तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत जिस पर शहरयार कादिर शाह की मोहब्बतों का हक होगा। वो दिलकशी से मुस्कुराई। ये फैसला इसने कैसे किया था वो खुद भी नहीं जानता, लेकिन ये फैसला करते हुए इसने गहरा सांस लिया। इसने सांस में सुकून था, बस इसने फैसला कर लिया। इसकी सोचने से सुकून दिया कि अस्मारा इसकी है। अच्छा जी, खुशफहमियाँ। सर, खबर मिली है कि नारायण से कुछ बच्चियाँ अगवा हुई हैं जिनकी उम्र 15 से 20 के दरमियान है। मालूमात के मुताबिक हमें पता चला कि ये सारी स्कूल और कॉलेजेस की बच्चियाँ जिनको घूमने के बहाने यहाँ लाया गया और फिर यहाँ से अगवा करके उन्हें दूसरे मुल्कों में बेचने के लिए यहाँ से भेज दिया कि इस खेल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। नारायण और कगान में सबसे ज़्यादा ट्रिप्स आते हैं किसी न किसी स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इस तरफ सैर तफरी के लिए ज़रूर आते हैं, जिसका नुकसान पूरे मुल्क को उठाना पड़ता है। ये लोग इतनी चालाकी से बच्चियाँ गायब करते हैं कि इन्हें भी अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है बच्चे किस रास्ते से गई। यूनिवर्सिटी की ज़्यादातर लड़कियां मोहब्बत के जाल में फंस कर यहाँ तक आती हैं, जबकि कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने फैशन सेल्फीज़ के चक्कर में ऐसे लोगों का शिकार हो रही हैं। और स्कूल की बच्चियाँ, इनका तो मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो होती नादान है, किसकी बातों में आकर अपना नुकसान कर रही थी। पिछले साल नारायण से गायब हुई लड़कियों की तादाद तकरीबन 18 थी, लेकिन इस साल इस तादाद कई गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस दफ़ा कॉलेज ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आए एक ट्रिप में 50 से ज़ायद लड़कियाँ गायब हो चुकी हैं। जब आप सुबह यूनिवर्सिटी जा रहे थे तब मुझे यही लगा कि आपको इन सब की सारी मालूमात है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आपको इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। मेरे ख्याल में आप सुबह वहाँ इसी केस के सिलसिले में गए थे, इसलिए मैंने इस केस की बात अभी तक शुरू नहीं की। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप इन सब से बिल्कुल लाइल हैं। मुझे डीएसपी सर ने कहा है कि आपको सब कुछ बताने के लिए भी केस आपको हैंडल करना है। ये चंद फाइल्स मैं ले आया था जो इसी केस के रिलेटेड, जो लड़कियाँ गायब हुई हैं इनमें इन लड़कियों के नाम और एड्रेस है। बाकी सब कुछ आपने ही हैंडल करना है। आज सुबह मीरपुर कश्मीर से एक यूनिवर्सिटी की तालिबान के ट्रिप मरी का गान के लिए, नारायण का गान के लिए निकली है और इनका टूर भी इसी इलाके की जानिब जहाँ से लड़कियाँ गायब होती हैं। वो इसे सारी मालूमात देते हुए बोला, नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस यही पता है कि बस कुछ लड़कियाँ गायब हो रही हैं। यूनिवर्सिटी में अपनी बहन को छोड़ने गया था, मेरी बहन भी आज एक ट्रिप पर गई है, शायद इसी ट्रिप पर जिसका तुम जिक्र करो। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। लड़कियों के बारे में भी जल्द पता लगा लेंगे। मुझे एक हफ्ते के लिए भेजा जा रहा है, इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर इस केस को हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है इस केस में भी वही लोग शामिल हैं जिन्हें कुछ अर्से पहले हमने जिस्म फरोशी के जुर्म में गिरफ्तार किया था। मुझे देखकर यकीन से बोला तो इंस्पेक्टर हारिस ने हाँ में सर हिलाया। सर, मुझे भी इन्हीं लोगों पर शक है, बल्कि यकीन है ये काम इन्हीं लोगों का हो सकता है। ये लोग इस घटिया काम में किस भी हद तक जा सकते हैं। पहले मासूम लड़कियों को फंसाना और फिर इन लड़कियों ने अगवा करना शुरू कर देना। पिछले साल जो 18 लड़कियों गायब हुई थी, इनका तो नामो निशान भी किसी को नहीं मिला। पिछले साल ये किसी इंस्पेक्टर ताहिर के हवाले किया कि वो इन्हीं को असिस्ट कर रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर ताहिर का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि इनको सपोर्ट करते हुए मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। हमारी पुलिस फोर्स का सर झुकाने में कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर ताहिर जैसे लोगों का हाथ है, जो अपनी नीच और घटिया हरकतों की वजह से हमारी पुलिस फोर्स का नाम बदनाम करते हैं। हारिस ने बेहद गुस्से से ताहिर का नाम लिया कि ना ताहिर पर इसे बहुत गुस्सा था। कुछ अर्सा पहले हारिस एक और केस में कलब को असिस्ट कर चुका था। वो कलब की नेचर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुका था। वो जानता था कलब अपने काम को लेकर किस हद तक सीरियस है। वो अपने काम में किसी भी किस्म की गलती बर्दाश्त नहीं करता। वो इस काम में बिल्कुल परफेक्ट था और हारिस को इसकी परफेक्शन ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। इसने नोट किया था कि कल्ब में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं, वो किसी भी बातों में आसानी से नहीं आता, यकीनन इसकी वजह इसका बड़ा फैमिली बैकग्राउंड था। यकीनन इसे किसी भी रिश्वत की हर की ज़रूरत नहीं थी। वो एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, दौलत इसके घर की बांधी थी। यही वजह थी कि अब तक बड़े से बड़ा आदमी से ना तो रिश्वत देने में कामयाब हुआ, तो ना ही अपने साथ शामिल करने में। सही गल है, जिस चीज़ को पहले बड़ी फरामानी हो तो उनकी लालच होगी, लेकिन कुछ लोग को होती है हवस, होती है अपने पास जितना मर्जी ज़्यादा, उनको मज़ीद की हवस होती है। शायद यही वजह थी कि बड़े से बड़ा गुंडा भी क्लब का नाम लेते हुए 1000 बार सोचता था। जबकि हारिस का ताल्लुक एक छोटे से खानदान से था, लेकिन वो एक बहुत मेहनती ऑफिसर था, अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। चंद माह पहले क्लब के जिसके साथ काम कर चुका था, वो इसे एक बहुत ही जिम्मेदार ऑफिसर लगा। वो यहाँ तक बेहद मुश्किल से पहुंचा था और इसकी ईमानदारी काम की लगन देखते हुए इसे प्रमोशन दी गई थी। यकीनन तुम्हारे साथ ये दूसरा केस भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इंस्पेक्टर हारिस। मुझे सच में तुम्हारे साथ काम करके दोबारा बहुत खुशी हो रही है। क्लब ने पूरी ईमानदारी से कहा तो हारिस मुस्कुराया। मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मुझे आपके साथ काम करने का दोबारा मौका मिला। हारिस ने बेहद नरमी से मुस्कुरा कर कहा तो क्लब ने इसका कंधा थपथपाया। यार कितनी खूबसूरत जगह है यार, मैं तो इससे पहले कभी भी यहाँ नहीं आई और ना ही मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह पहले कभी देखी है। यार यहाँ रहने वाले लोग कितने खुशकिस्मत होंगे, वो रोज़ाना खूबसूरत नज़ारों को देखते होंगे। असमाना ने खुशी से देखते हुए कहा तो इसने भी पुरजोश होकर गर्दन हाँ में हिलाई। और नहीं तो क्या, यहाँ से तो हमारा जाने का दिल ही नहीं करेगा। मैं तो नहीं जा रही भाई, मैं यहीं पर रहूँगी, बल्कि ऐसा करूँगी यहीं पर एक छोटा सा घर भी ले लूँगी। बल्कि लेने की क्या ज़रूरत है, यहाँ भी भैया का छोटा सा कॉटेज है। जब बाबा का इंतकाल नहीं हुआ था ना, तब भैया बहुत ज़्यादा इस तरफ आते थे, अक्सर अपने दोस्तों के साथ आते थे। एक दो दफ़ा तो मैं भी इनके साथ आई थी, हम सब आए थे, मैं बाबा मामा, बहुत मज़ा आया था। मुझे याद है तब शायद मैं 11-12 साल की रही होंगी। मेरे बाबा बहुत कूल थे, वो बहुत इंजॉय करते थे और हमें भी करवाते थे। लेकिन फिर बाबा के चले जाने के बाद भैया ने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन यहाँ पर लेकर कभी भी नहीं आए।
क्योंकि भैया के पास टाइम ही नहीं होता, इतना सारा काम आ गया ना इन पर, बाबा की सारी जिम्मेदारी वही संभाल लें इतने सालों से, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा बहुत ख्याल भी रखते हैं। बस अब इनके पास टाइम नहीं होता हमें कहीं बाहर लेकर जाने का, लेकिन फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल लेते हैं। हम तकरीबन रोज़ आइसक्रीम खाने जाते हैं। मामा कहती हैं भाई की मजबूरी को समझा करो, इसे तंग मत किया करो, बेचारा पहले ही थका हुआ होता है और तुम इसे अपने साथ लगाए रखती हो। लेकिन मैं भी मामा को साफ साफ कह देती हूँ, बेचारे थके हुए नहीं होते, वो आदी हो चुके अपनी डेली की रूटीन से। मैं सही कहती हूँ ना? वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए इससे पूछने लगी, अस्मारा जो कब से इसकी सुने जा रही थी फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। तुम जो भी करती हो बिल्कुल ठीक करती हो, लाइफ ऐसे इंजॉय करो जो हर किसी को नहीं मिलती। इतनी परफेक्ट और आज़ाद ज़िंदगी को खुशी से बोली। तुम्हारी फैमिली तुम्हारी मामा ही थोड़ी सख्त है, वरना तुम्हारे बाबा और भैया तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरे कहने पर फ़ौरन तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दे दी। और सच्ची बताओ मेरी मामा भी कुछ ऐसी हैं, वो भी मेरे यहाँ आने पर बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने भी भैया सामने मुंह बनाकर एक आंसू गिरा दिए। फिर बस क्या, मेरे आंसू ने अपना काम कर दिखाया। भैया के सामने मेरे आंसू बहुत अच्छे तरीके से काम करते, बेशक झूठ मूठ के क्यों ना। वो शरारत से हंसते हुए बोली तो अस्मारा भी इसके साथ ही हंसी। तुम्हारे भैया का कॉटेज किस तरफ है? इसने फिर से सवाल किया। न जाने किसका दिमाग कॉटेज का सुनकर रुक गया था। वो अपने दिल में इस कॉटेज को देखने की ख्वाहिश पैदा कर चुकी थी। अब मुझे ठीक से याद तो नहीं वो किस तरफ है, लेकिन क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ कि इस वक्त हम कौन सी जगह पर है, लेकिन है नारायण में। अगर कभी मौका मिला तो तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगी, या काश भैया भाई यहाँ आ जाए, हम दोनों चलेंगे भाई देखने के लिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है। वो खुद ही दुआ मांगती, फिर खुद ही अपने भाई की मसरूफियत का सोचते हुए मायूस होगी। कोई बात नहीं यार, चलो छोड़ो, हम इस तरफ जाकर तस्वीरें बनाते हैं। वो साइड पर इशारा करते हुए बोली जो पहाड़ी के थोड़े से फासले पर थी। शिजरा भी इसके साथ खुशी खुशी जाकर तस्वीरें बनाने लगी। ये जगह बेहद खूबसूरत थी, उन्हें यहाँ आकर बहुत मज़ा आ रहा था। सब लोग टोलियों की सूरत में अपना काम कर रहे थे। हर कोई अपने अपने दोस्तों में मसरूफ़ था। इतने लंबे सफ़र के बावजूद भी लोग बिल्कुल भी नहीं थके थे, या फिर शायद इस जगह आकर वो इतने ज़्यादा खुश थे कि किसी को थकावट का एहसास ही नहीं था। तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी के बाहर मैं एक आदमी से मिली थी, इसने सुबह सुबह मुझे डांटा। वो कहता है कि मुझ में तमीज़ नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे रोना भी आ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा इस आदमी के लिए क्यों रो, इसके लिए इसे इग्नोर कर दिया। वो सेल्फी बनाते हुए अचानक सुबह की बात इसे बताने लगी। था कौन? अस्मारा ने पूछा। पता नहीं कौन था, ऐसे मुझे डांटने लगा। पहले तो खुद तक रहा, मुझसे मेरा सामान ज़मीन पर गिरा, फिर मुझ पर गुस्सा होने लगा। सारी गलती इसी की थी। वो अब भी अपनी बात पर कायम थी। अस्मारा को भी इसकी बात ठीक लगी। हाँ, इसी की गलती होगी, तुम छोड़ो, सी याद ही मत करो। ये तस्वीर देखो अच्छी आ गई, इसी एंगल कहाँ था ना। वो इसे कहते हुए फ़ोन वापस इसे देखने लगी। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा नीचे चलना चाहिए। देखो वो ज़्यादा खूबसूरत जगह है। शिजरा ने इसे देखते हुए नीचे की जानिब इशारा किया। वो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। अस्मारा को भी बहुत अच्छी लगी। सुनो लड़कियों, पहाड़ी के नीचे मत जाना, इस तरफ खतरा हो सकता है। ऊपर ऊपर ही रहो, बल्कि तुम सब मेरे सामने रहो ताकि मैं तुम सबको देखती रहूँ। टीचर इन्हें समझाने लगी तो दोनों भी हाँ में सर लाती नीचे जाकर तस्वीरें बनाने लगी। इनका इससे नीचे जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन नीचे जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इन दोनों की नीयत ख़राब हो रही थी। अरे टीचर हमसे दूर है, इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम नीचे के, हम 2 मिनट में वापस आ जाएंगे। सिर्फ चंद तस्वीरें लेकर शिजा ने फिर से दिमाग लड़ाया, जो कि अस्मारा को बहुत अच्छा लगा। वो भी मुस्कुराकर इसके साथ ही नीचे आ गई। बस दोनों को चाने चाड़न गया बीबियाँ। वो दोनों मामूली से फासले पर नीचे जाकर तस्वीरें बनाने लगी। इन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो नीचे जाते जाते कितनी नीचे आ चुकी हैं। पहाड़ी के नीचे साइड की तरफ जा रही थी। वो जगह बेहद खूबसूरत थी और तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत आ रही थी। घने जंगल में वो अंदर ही अंदर जा रही थी। इन दोनों को एहसास भी न था कि टीचर से चुप कर वो कितनी बड़ी गलती कर रही हैं और ये गलती इनके लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे सेकंड एपिसोड के साथ। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। जी, पहला कमेंट है मलिक सबा का। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया आपको सुन के। अच्छा, यान का आपको कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगा? हाँ, बस मुझे भी वैसे ना रीड करते वक्त यही लगा था। कल मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम ही रीड किया कि रूबी है हीरोइन, लेकिन वो फिर पता लग गया था कि रूबी नहीं है, अवीश है। और हाँ जी, आप सही कह रही है, अवीश मासूम थी। और मुझे भी लगा था कि रूबी का शायद कैरेक्टर आगे जाके नेगेटिव हो जाए, लेकिन वो नेगेटिव नहीं था, वो तो फिर बिचो ही निकल गई सी। हाँ जी, रूबी के लिए यान ने मनाया अपने दिल ते छुरियाँ चलियाँ, लेकिन उन्हें मोहब्बत महबूब ने अपने खुशियाँ दे दी हैं। हाँ, वेश भी वो मिल गई, हो गई, उनका मिलन लिखा हुआ था, तो वो फिर उनकी आगे से स्टोरी सेट हो गई। नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट हमने रीच के नावल रीड करने हैं और फिर आगे जाकर पता लगेगा कि बीच में भी कुछ और भी है। मेरा प्लान मोस्ट फेवरेट नावल इस महीने में चलेंगे, ठीक है। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। एक तो मैंने पीछे गाने की आवाज़ आ रही, मेरा डांस निकल रहा है। हमारे महल्ले में ब्याह है शायद। बनू लंजिकर अब हाथ नावल रीड करें प्लीज़। इंशाल्लाह करेंगे। सायरा रियाज, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये तो है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, लेकिन किसी मर्जी से पसंद तो नहीं खरीदी जा सकती। सही कह रही हैं आप। आपके बीच में डायलॉग नावल को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। थैंक यू। आमीन सुम आमीन, दुआओं में याद रखें। साइम भी ज़बरदस्त स्टोरी। ताहा दिल ब्यूटीफुल एंडिंग। आयशा आसिफ, यू आर राइट, दिस सो कॉल्ड हीरो इज़ रियली लानती, कसमें लानती तरीन सी। आपके पास तस्नीम वेरी नाइस, मुबशक आसिफ नाइस, साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम। ताहा दिल नाइस स्टोरी।
जी तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा। कैसे लगा आपको नावल का फर्स्ट पार्ट? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे कल इंशाल्लाह सेकंड एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।